हेलो डियर स्टूडेंट, अगेन वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में रे ऑप्टिक्स स्टार्ट किया था, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे था, जिसपे हमने मिरर्स स्पेशली स्फेरिकल मिरर्स को डिस्कस किया था, मिरर फॉर्मूला और एक दो क्वेश्चंस किए। इस सेकंड पार्ट के अंदर हम करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कॉन्सेप्ट को क्लियर। साथ में बेसिकली स्टार्ट करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, स्पेशली स्नेल्स लॉ का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन हम ग्लास स्लैब में रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो कि अगेन इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, उसकी एप्लीकेशन, एंड लास्ट में करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल सरफेस। एंड ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल सरफेस है, ये पार्ट आपका नेक्स्ट पार्ट यानी लेंस के टॉपिक को पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि रे ऑप्टिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस दे रखे थे इस साल के सैम्पल पेपर में, तो मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर आप बोल सकते हो। हमने ये जो फर्स्ट 3 टॉपिक्स ये लास्ट वीडियो में कवर कर लिए थे, इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा टॉपिक भी मैंने करवाए थे आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड इस वीडियो के अंदर हम जो कवर करने वाले हैं, ये 3 टॉपिक को कवर करने वाले हैं, लेकिन आप चेक करोगे कि इन 3 के साथ साथ आपके नेक्स्ट भी कुछ चीज़ें इससे क्लियर होने वाली हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने से पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पता होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इसको हम सिंपली एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल देते हैं। अब इसका सिंबल जो होता है वो स्मॉल एन या म्यू होता है। तो देखिए, अगर मैं इन पूरी पीडीएफ में आपको म्यू मिले और अगर कहीं एन मिले तो दोनों सेम चीज़ है, तो मैं बार बार आपको नहीं बोलूंगा, ठीक है। यहाँ मैंने म्यू यूज़ कर रखा है, एनसीईआरटी में एन भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप पे है, आप दोनों में से कोई भी यूज़ करो। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा फैक्टर है जो हमें किसी मीडियम की प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है कि उस मीडियम में जब एक लाइट ट्रेवल करती है तो वो किस स्पीड से ट्रेवल करेगी। आप सबको पता है कि लाइट की जो स्पीड है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके अंदर बच्चों वैक्यूम के अंदर, चलिए ये तो ठीक है सर, वैक्यूम के अंदर इतनी होती है। बाकी किसी मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी होगी, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करता है उस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी ये जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, इसको हम इनडायरेक्टली ऑप्टिकल डेंसिटी भी बोल देते हैं। अगर किसी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, मैं बोलूँगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो समझ आना उसमें लाइट स्लो मूव करेगी उतना, ठीक है। तो अगर किसी की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, जनरली हम उसको डेंसर मीडियम बोल देते हैं, डेंसर मीडियम बोल देते हैं। और अगर किसी की ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, हम उसको जनरली रेयरर मीडियम बोल देते हैं। क्लियर? ये टर्म्स तुम्हें पता होनी चाहिए। थोड़ा सा और बेसिक डेफिनेशन जो क्लास 10th में तुमने पढ़ा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, होता है। मान लीजिए एक लाइट की रे ट्रेवल कर रही है किसमें, वैक्यूम के अंदर। तो जब वो वैक्यूम में ट्रेवल करेगी तो उसकी स्पीड होगी सी। सी सिंबल होता है ना वैक्यूम के लिए, जिसकी वैल्यू आपको पता है इतनी होती है। अब मान लीजिए कोई दूसरा मीडियम आ गया, तो जैसी लाइट किसी दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो स्पीड चेंज होकर वी हो जाएगी, हम सिंबल वी यूज करेंगे। तो ये क्या हो गया, स्पीड इन मीडियम हो गया, स्पीड इन मीडियम। तो मैं आपसे पूछूं भाई, क्या वो सी से ज्यादा होगी या कम होगी? तो पक्का वो सी से कम होगी। कितनी होगी वो डिसाइड करता है एक फैक्टर जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैसे निकालना है? तो बस इन दोनों का रेशियो निकाल लो। किसी लाइट जब किसी मीडियम में ट्रेवल करती है तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। इससे हमें उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाता है। सी सिंबल आपको पता है वैक्यूम के लिए यूज करना है और वी उस मीडियम के लिए यूज करना है। और हमें पता है ऑलवेज जो है बच्चों, सी जो है वो ग्रेटर होता है वी से, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमेशा आपको एक से ज्यादा ही मिलेगी। हाँ, अगर मैं तुमसे बोल देता हूँ वैक्यूम की बात हो रही है, इसकी बच्चों वैक्यूम की, तो सी और वी उस केस में बराबर होते हैं, तो म्यू की वैल्यू आपको 1 मिल जाती है। तो इन ओवरऑल कंडीशन म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, या म्यू कभी भी 1 से कम नहीं हो सकता, ठीक है। वैक्यूम का मैं आपको बता चुका हूँ, ये इतना होता है। जैसे ग्लास की बात करें तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलमोस्ट 3/2 होता है, यानी 1.5। वही वाटर का 4/3 होता है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं। अगर हम बात करें तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, आपको ये एक नंबर की फॉर्म में मिलेगा, और इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला भी नहीं होता किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। फिर एक टर्म आती है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। भाई ये क्या चीज है? अब आप जब इस चैप्टर को पढ़ोगे, हम जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, तो उसमें हम ये सीखेंगे कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो वो बेंड हो जाती है। तो यानी हम एक से ज्यादा मीडियम की बात करेंगे।
तो जब एक से ज्यादा मीडियम की बात होगी तो पक्का कंपैरिजन की बात होगी, तो हमें किसी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को बताना होगा। तो जब भी हम किसी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को बताएं, वहां पर रिलेटिव का कॉन्सेप्ट आता है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाती है, तो हम भाई किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब दूसरे के कंपैरिजन में निकालते हैं, उसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये एक इंटरफेस है, इससे ऊपर कोई मीडियम नंबर 1 है और इसके नीचे कोई मीडियम नंबर 2 है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए μ2 है और इसका है μ1। अगर आपको कुछ इस तरह से लिखा मिल जाए, देखिए आगे 1 लिखा है, नीचे बाद में 2 लिखा है, हमेशा याद रखना जो म्यू के जस्ट बाद में लिखा होता है उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होती है, ध्यान रखना। ठीक है, इस केस में देखो μ21 लिखा है, तो म्यू के जस्ट बाद 2 लिखा है, तो 2 की बहुत मेन वैल्यू है। तो इसको पढ़ते कैसे हैं, देखो जो उसके बिल्कुल साथ चिपका रहता है राइट में, तो यानी उस मीडियम की बात हो रही है, तो मैं बोल सकता हूँ मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? 1 के। मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में? 1 के। मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में? 1 के। ठीक है, सो जब आप किसी एक मीडियम का दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालते हो तो उसको ऐसे लिखते हो। तो अगर जैसे मुझे मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1 निकालना है, तो फॉर्मूले में क्या करना है, मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का लिखना पड़ेगा, उसको 1 वाले से डिवाइड करना पड़ेगा। सिमिलर वे अगर मैंने लिखा 2μ1, तो म्यू के जस्ट चिपकता हुआ 1 है, तो यानी हम फर्स्ट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? 2 के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 2 इक्वल होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नोटेशन है जो आपको क्लियर होना चाहिए। अब एक चीज और ध्यान रखना कि 2 1 और 1 2 एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर आपसे बोलो कि भाई μ21 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं μ12 से, तो क्या आएगा बच्चों? सोचो μ21 को क्या लिख सकता हूँ, μ2 बाई μ1, μ12 को μ1 बाई μ2, तो भाई ये तो कैंसिल होके क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका मतलब μ21 और μ12 एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 आ रहा है। इसी तरह से अगर मेरे पास एक से ज्यादा मीडियम हो, जैसे 1 का विद रिस्पेक्ट टू 2, 2 का विद रिस्पेक्ट टू 3 और 3 का विद रिस्पेक्ट टू 1, बताओ इन तीनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा? ये गैस कीजिए, आंसर आप कमेंट में लिखोगे कितना आएगा। ठीक है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे तुमसे बोल दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास जो है, ठीक है, वो अगर आपका है मान लीजिए 8/9, कितना है? 8/9। तो मुझे बताओ विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना होगा? तो उल्टा कर दो, 9/8, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। इन्हीं फॉर्मूलों को जब मैंने लिखा, तो मैंने ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में लिखा, इन्हीं फॉर्मूले को अगर मुझे वेवलेंथ की टर्म में लिखना हो, चलिए मैं उसकी भी बात कर ही लेता हूँ। पहले मैं सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला लिखता हूँ, मुझे पता है वो c/v है। c है स्पीड इन, इसमें बच्चों वैक्यूम में। तो क्या मैं इसको, आपको याद होगा स्पीड का फॉर्मूला होता था वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, तो मैं लिख सकता हूँ फ्रीक्वेंसी इन वैक्यूम, वैक्यूम के लिए मैं नोट सिंबल यूज कर रहा हूँ बच्चों, इनटू वेवलेंथ इन वैक्यूम डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इन मीडियम डिवाइड बाय वेवलेंथ इन मीडियम। आपको मैं बता दूं बच्चों, फ्रीक्वेंसी लाइट की कभी चेंज नहीं होती, जितना वैक्यूम में रहती है उतना मीडियम में रहती है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो मैं म्यू का एक फॉर्मूला और भी लिख सकता हूँ c/v की जगह, लाइट की वेवलेंथ वैक्यूम में डिवाइड बाय लाइट की जो वेवलेंथ है मीडियम के अंदर। तो ये इसका एक और फॉर्मूला बन जाता है जो आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, ये किसकी टर्म में है? वेवलेंथ की टर्म में है। अब चलो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर लें। तो अगर आपको याद होगा ये वाला, या जिसको हम इस तरह से भी लिखते थे, सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो क्या इसको मैं μ2 बाई μ1 लिख दूं? क्या मैं μ2 को c/v2 लिख दूं? और क्या मैं इसको c/v1 लिख दूं? c से c कैंसिल, क्या ये v1/v2 आ जाएगा? और अब v1 को क्या मैं λ1 इंटू फ्रिक्वेंसी इन फर्स्ट मीडियम, इसको λ2 इंटू फ्रिक्वेंसी इंटू सेकेंड मीडियम, फ्रिक्वेंसी तो सेम रहता है भाई, फ्रिक्वेंसी लाइट की चेंज नहीं होती, तो ये हमारे पास λ1/λ2 आ गया। तो ओवरऑल लिखूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1 जो है वो कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है मल्टीपल वे से, v1/v2 इज इक्वल्स टू λ1/λ2। देखो ये सारी रिलेशंस आ गई। अब आपको जिस भी फॉर्म में चाहिए आप उस फॉर्म में लिख सकते हो। मल्टीपल क्वेश्चन बना लो, आपसे बोल दे लाइट एक मीडियम में एंटर करके दूसरे मीडियम में जा रही है, तो बताओ वेवलेंथ कितनी हो जाएगी? एक मीडियम का दे रखा है, दूसरे का निकालना है, आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। यहाँ पर एक चीज और मैं थोड़ी सी क्लियर करना चाहूँ, यहाँ पर अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, देखिए मैं लेटर से 2 की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ v के इनवर्सली है, यहाँ μ2 है तो v2 नीचे है,
तो अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो मतलब उसमें लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, और उसमें वेवलेंथ की बात करें लाइट की, वो भी डिक्रीज हो जाएगी। वहीं किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, उसमें लाइट जो है वो फास्ट मूव करेगी, और लाइट की वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, बट फ्रिक्वेंसी जो है वो सेम रहती है। ये कुछ टर्म्स जो है बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ये आपका एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए कुछ डेंसर और रेयर की बात कर ही लेते हैं। देखिए, डेंसर किसको बोलते हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। रेयर उसको बोलते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। ये दोनों टर्म्स जनरली रिलेटिव होते हैं। जब दो चीज़ों को कंपेयर करोगे तभी आप डेंसर और रेयर बता सकते हो। जैसे यहाँ पर 3 मीडियम दिख रहे हैं आपको, एयर, वाटर एंड ग्लास। जब मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ तो इन दोनों के कंपैरिजन में एयर रेयर है, वाटर डेंसर है। वहीं अगर मैं वाटर और ग्लास को कंपेयर करूँ तो मैं बता सकता हूँ भाई देखो, इन दोनों में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका भाई 1.5 और ये अप्रोक्सीमेटली 1.33 है। तो वाटर और ग्लास में ग्लास ज्यादा डेंसर है, वाटर जो है वो रेयर है। बोलोगे सर वाटर अभी थोड़ी देर पहले तो डेंसर था। भाई कंपैरिजन का खेल है। जब इन दोनों की बात कर रहे हैं तो इन दोनों में से एक जो कम वैल्यू वाला है वो रेयर होगा, ज्यादा वाला डेंसर। और अगर मैं इनका कंपैरिजन कर रहा हूँ तो अगेन रेयर अलग होगा, डेंसर अलग होगा। दिस इज अ रिलेटिव टर्म, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा, किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसका ये मतलब नहीं कि उसकी डेंसिटी, एक्चुअल डेंसिटी भी कम होगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। एक्चुअल डेंसिटी जिसको जनरली हम मास डेंसिटी बोलते हैं, उसका ऑप्टिकल डेंसिटी से कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, टर्पेंटाइन ऑयल जिसको तापीन का तेल बोलते हैं, और वाटर की बात करें, अगर इनकी मैं मास डेंसिटी की बात करूं तो पानी की डेंसिटी जो है बच्चों वो ज्यादा होती है, मास वाइज डेंसिटी। बट अगर ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करें तो ऑप्टिकल डेंसिटी हमारे टर्पेंटाइन ऑयल की ज्यादा होती है वाटर के कंपैरिजन में। तो यानी दोनों अलग अलग चीजें, हमें इन दोनों को रिलेट नहीं करना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्केलर क्वांटिटी था, उसका यूनिट नहीं था, डायमेंशन फॉर्मूला नहीं था, ये हम पढ़ चुके हैं। स्पीड लाइट की वैक्यूम के अंदर, ये कौन डिसाइड करता है, ये उसकी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक परमिटिविटी डिसाइड करती है। परमिटिविटी और परमेबिलिटी ये हम पढ़ चुके हैं ईएम वेव चैप्टर में, जो कि 1/√μ0 और एप्सिलॉन नॉट होता था। और वही मीडियम के अंदर बात करें तो बच्चों ये म्यू और एप्सिलॉन आ जाता है। ठीक है, सो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उस चैप्टर के अंदर। ओके, वैक्यूम या फ्री स्पेस एक ही चीज होती है जहां लाइट की वेवलेंथ भी मैक्सिमम होती है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये सबसे ज्यादा होता है, इसका सबसे ज्यादा नहीं सबसे कम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम का 1। बाकी मीडियम के लिए तो 1 से ज्यादा होता है। ओके, चलिए अब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हमारे मेन फिनोमिना पे आते हैं। ओके, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या। सबसे पहले ये लाइट का एक ऐसा फिनोमिना है जो तब एग्जिस्टेंस में आता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे में जा रही होती है। अब हमने क्या किया, मान लीजिए हमने एक ऐसे इंटरफेस बना लिया। इंटरफेस का मतलब होता है कि भाई इस लाइन से ऊपर अलग मीडियम है, नीचे अलग मीडियम है। लेट अस से यहाँ पर कोई मीडियम 1 है और यहाँ पर कोई मीडियम 2 है। अब इनमें से कोई एक रेयरर होगा, दूसरा कोई डेंसर होगा। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने ऊपर वाले को रेयरर बोल दिया, नीचे वाले को डेंसर बोल दिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। अब आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन, लेट अस से लाइट की रे जो है वो ऊपर वाले मीडियम में से ऐसे आ रही है और ये यहाँ पर पहुंच गई, तो ये हमारा हुआ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये हमारी कौन सी रे है बच्चों, इंसिडेंट रे। अब आपको पता है कि हर मीडियम में लाइट की अपनी एक स्पीड है। तो यानी जब ये इंसिडेंट रे आ रही थी मीडियम 1 में तो अपनी एक स्पीड v1 से आ रही थी, और जैसे ही ये इंटरफेस पे पहुंची अब मीडियम तो बदलने वाला है, तो यानी लाइट की स्पीड भी बदल जाएगी, लेटर से v2 हो जाएगी, जिसकी वजह से लाइट की पाथ ये नहीं रहेगी जिसपे वो पहले आ रहा है। लाइट की पाथ बच्चों ये नहीं रहेगी जिसपे वो आ रहा है, तो लाइट क्या होगा, अपनी पाथ से बेंड हो जाएगा। इधर बेंड होगा, वो आपको मैं कुछ रूल्स सिखाऊंगा, उससे आपको पता लगेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए लाइट की रे कुछ बेंड होके इधर चली गई। ठीक है, इस रे को बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। हुआ क्या, फिर से पूरी कहानी सुनो। जब लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जा रही थी तो स्पीड डिफरेंट होने की वजह से लाइट की रे बेंड हो गई अपनी ओरिजिनल पाथ से। इस फिनोमिना को ही हमने नाम दिया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूं। Bending of light from its original path while moving from one medium to another medium due to change in speed is known as refraction of light. एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते टाइम लाइट बेंड हो गई, कहां से बेंड हुई, जो इंटरफेस है उसके बाद बेंडिंग स्टार्ट हुई, इसको ही रिफ्रैक्शन बोला। तो कोज की बात करें तो वैसे मैंने लिख दिया, कोज क्यों होता है ये बेंडिंग, बिकॉज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। हर मीडियम में लाइट की एक अपनी अलग स्पीड है जिसकी वजह से बेंडिंग हुई। हम इसको प्रूफ भी करेंगे कि बेंडिंग क्यों होती है। ठीक है, चलिए इसके लिए भी समझने के लिए अगर आपको याद होगा, हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो एंगल वेंगल्स दिखाने पड़ेंगे। तो हमने ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी सरफेस के, और आपको पता होगा इस परपेंडिकुलर लाइन को हम
नॉर्मल बोलते हैं। इंसिडेंट रे जो इसके साथ एंगल बना के आ रही है, ये वही हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो रे बेंड होने के बाद गई है, ये जितने एंगल से गई है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पर जो आई है वो है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और हमारा जो एंगल आर है वो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पर इस डायग्राम में देखो तो मैंने क्या कर रखा है, जो रे रिफ्रैक्टेड है उसको मैंने इस नॉर्मल लाइन से थोड़ा दूर कर दिया, अवे कर दिया। देखो डॉटेड लाइन पे इस तरफ जाना चाहिए था, ये इसकी थी ओरिजिनल डायरेक्शन थी, लेकिन मैंने क्या कर दिया बच्चों, इस डायरेक्शन से अवे कर दिया, इस डायरेक्शन में कर दिया। तो इसको जनरली बोलते हैं बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, कुछ केसेस में वो इस तरफ भी बेंड हो सकती है, उसको बोलते हैं बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। वो कब होगा मैं दोनों केसेस आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, तो ये हमने बना दिया। यहाँ मैं रेयर डेंसर नहीं लिखूंगा क्योंकि बेंडिंग मैंने अलग तरीके से दिखाई है। ठीक है, अभी रेयर डेंसर का मैं टर्म यूज नहीं कर रहा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे इस डायग्राम में देखिए, ऊपर वाला मीडियम अगर रेयर है, नीचे वाला डेंसर है, तो लाइट की रे ओरिजिनली इधर जा रही थी। अगर मैं इसकी ओरिजिनल पाथ बनाऊं तो बच्चों इसकी ओरिजिनल पाथ तो ये बननी चाहिए, लेकिन हुआ क्या कि नॉर्मल जो है ये इसकी तरफ शिफ्ट हो गई, तो इधर जाने की बजाय वो इधर की तरफ शिफ्ट होगी, बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। तो जनरली जब एक लाइट की रे रेयर से डेंसर जाती है तब यही होता है। अब चाहे रेयर से डेंसर जाए, चाहे जाए डेंसर से रेयर, लाइट की जो फ्रिक्वेंसी होती है बच्चों वो सेम रहती है, वो नहीं बदलेगी। हाँ, स्पीड और वेवलेंथ की बात करें दोनों चेंज हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन नीचे लिखी हुई है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए स्पीड और वेवलेंथ दोनों ही चेंज हो जाती है, फ्रिक्वेंसी रिमेन सेम। कैसे चेंज होती है मैंने बताया था, अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का ज्यादा है, यानी वो ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाले में एंटर कर रहा है, तो स्पीड कम हो जाती है, वेवलेंथ भी कम हो जाती है। वहीं अगर वो कम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाले में एंटर करेगा, स्पीड बढ़ जाएगी, वेवलेंथ भी बढ़ जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी दोनों ही केसेस में सेम रहेगी। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब बात आता है रिफ्लेक्शन। जैसे रिफ्लेक्शन के दो लॉज थे, वैसे रिफ्रैक्शन के भी लॉज हैं। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें वो बिल्कुल उसी के सेम है। हमारी जो इंसिडेंट रे है, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, और ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल कोई रे नहीं है, ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे नॉर्मल के साथ रे वर्ड यूज करते हैं। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। ये हमारा फर्स्ट लॉ है। दूसरे लॉ की हम बात करें जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं हम स्नेल्स लॉ। तो इसका यूज बहुत ज्यादा है। मैं आपको बोल दूं, जब भी रिफ्रैक्शन होता है, जिस इंटरफेस पे रिफ्रैक्शन होता है, तो हम स्नेल्स लॉ यूज कर सकते हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखें, इस जगह पे रिफ्रैक्शन हुआ, ये इंसिडेंट रे एंगल आई के साथ आ रही है, दूसरे मीडियम में एंटर की, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है। चाहे रे रेयर से डेंसर जाए, चाहे डेंसर से रेयर जाए, ये लो हर जगह वैलिड होगा। क्या है स्नेल्स लॉ, देखते हैं, समझते हैं बहुत इजीली। देखिए इस डायग्राम से मैं आपको दो तरीके से समझाता हूँ। पहले मैं एक सिंपल तरीका, फिर हम दूसरा नॉर्मल जो हर जगह आपको मिलेगा। देखिए अगर आप इस इंटरफेस पे देखें तो इससे ऊपर मीडियम 1 है और उसके अंदर लाइट जो है रे एंगल आई से एंटर की, तो क्या करूं मैं, अगर जो एंगल है उसका साइन ले लूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन ले लूं, और ऊपर वाले मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 है, मैं उससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर वाले मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड ऊपर वाले मीडियम में जो एंगल बना उसका साइन। इन सिमिलर वे दूसरे मीडियम के अंदर एंगल जो बन रहा है वो आर बन रहा है, तो मैंने साइन ऑफ आर लिया, और उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2 है, मैंने उसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ये दोनों इक्वल होते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल इन दैट मीडियम, ये कांस्टेंट होते हैं या इक्वल होते हैं। इसी को स्नेल्स लॉ कहा जाता है। अगर मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करूं तो मैं लिख सकता हूं साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू μ2 बाई μ1, या इसको हम μ21 लिख सकते हैं। तो आप इसको एक और तरीके से भी बता सकते हो कि अगर आप रेशो लो किसका, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ, ये आपका एक कांस्टेंट होता है, ये आपका मीडियम 2 का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 1 होता है। ये मैं कांस्टेंट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए अगर आपको कोई मीडियम पर्टिकुलर फिक्स कर दे, एयर ग्लास या कोई भी दो, तो उस पर्टिकुलर मीडियम के लिए ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो बोल सकते हो ये साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसका रेशियो कांस्टेंट होता है फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया या फॉर अ गिवन कलर। फॉर अ गिवन कलर मतलब एक फिक्स, हम उसका जो है फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं। देखो ये आपको स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है, साइन आई बाई साइन आई एक कांस्टेंट होता है, और ये कांस्टेंट एक्चुअल में है क्या, ये कांस्टेंट एक्चुअल में μ21 है, या इसको मैं μ2 बाई μ1 लिख सकता हूँ।
तो स्पीड की टर्म में लिखना है तो मैं इसको v1/v2 लिख सकता हूँ, वेवलेंथ की टर्म में लिखना है तो मैं इसको λ1/λ2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है, काफी ज्यादा है, इसके भी आपको यूजेस पता लगते रहेंगे। कि मैंने आपको डिफरेंट टर्म्स बता दी वेवलेंथ की टर्म में और स्पीड की टर्म में। अगर आपको पता होगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो इनका जो प्रोडक्ट है ये कांस्टेंट होता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। किस किस पे चेंज आता है देख लीजिए, मीडियम 1 से 2 में जाते हैं, फ्रिक्वेंसी जो है बच्चों वो क्या रहती है, फ्रिक्वेंसी वो बच्चों सेम रहती है, एफ से लिखो या ऐसे लिखो, सेम रहती है। स्पीड और इसकी जो वेवलेंथ ये दोनों ही क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। किस देशों में होती है मैंने मल्टीपल टाइम बता दिया। ओके, अच्छा अब आपको पता लगेगा कि रे बेंड क्यों हुई, टुवर्ड द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हमने फर्स्ट केस लिया, लेट अस से लाइट की रे एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है, तो यानी μ2 ग्रेटर देन μ1 लेना पड़ेगा। तो लाइट जब एंटर की, मान लीजिए एंट्री करते टाइम जो एंगल था वो था आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इतना मान लिया। और दूसरे जब मीडियम में एंटर कर दी, एंगल मान लीजिए आर है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब कम होगा या ज्यादा होगा वो हम चेक करते हैं। तो अब अगर हम स्नेल्स लॉ का यूज करते हैं तो हमें पता है साइन आई बाई साइन आर जो है वो μ2/μ1 होना चाहिए। अब हमें पता है कि μ2 जो है वो ग्रेटर देन μ1 है, तो इसका मतलब साइन आई ग्रेटर देन साइन आर होना चाहिए। इसका मतलब आई को बड़ा होना है, आर को छोटा होना है। तो मतलब लाइट की रे बड़े एंगल पे इंसिडेंट करेगी लेकिन छोटे एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। छोटे एंगल से तो तभी रिफ्लेक्ट होगी जब वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो। इसलिए रेयर से डेंसर जाते टाइम लाइट की रे है वो क्या हो जाती है, बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। ये उसका रीजन है क्यों वो आफ्टर रिफ्लेक्शन बेंड टुवर्ड द नॉर्मल हुई। ठीक है, अच्छा बाकी चीजों की बात करते हैं, एंगल आई बड़ा आर छोटा हो जाता है। स्पीड की बात करो तो भाई रेयर से डेंसर में एंटर करिए तो स्पीड स्लो हो जाएगी, देखो v1 बड़ा v2 कम, तो मैं बोलूँ स्पीड उसकी डिक्रीज हो रही है। वेवलेंथ की बात करें वो स्पीड के जैसे है, वेवलेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी। एंगल ऑफ डेविएशन, ओरिजिनल पाथ ये लाइट गई इधर, तो ये कितने एंगल से अपनी ओरिजिनल पाथ से शिफ्ट हुई, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। सिंपल है, आई और आर का जो डिफरेंस है वो आपको एंगल ऑफ डेविएशन दे देगा। इसी के जैसे बिल्कुल इसका उल्टा समझते हैं, क्या होगा जब एक लाइट की रे डेंसर से रेयर में जा रही है, उसका जस्ट अपोजिट है। देखो इस बार एक डेंसर मीडियम से रे जा रही है रेयर की तरफ, तो μ2 बड़ा है μ1 से। अब स्नेल्स लॉ लगाते हैं यहाँ पर सेम, इस बार कैसे लिखा जाएगा इसको, देखो स्नेल्स लॉ को साइन ऑफ आई के साथ μ2 को मल्टीप्लाई करना है ना, इज इक्वल्स टू μ1 इंटू साइन ऑफ आर। तो यहाँ से साइन आई बाय साइन आर इस बार μ1/μ2 हो जाएगा क्योंकि हमने डायग्राम दूसरे तरीके से बनाया। तब देखिए इस बार क्या है, μ2 बड़ा है μ1 से, अगर ऐसा है तो साइन आर बड़ा होगा किससे, साइन आई से। इसका मतलब आर एंगल बड़ा है आई से, तो मतलब लाइट आ तो छोटे एंगल पे रही है लेकिन बाहर रिफ्रैक्ट उसको बड़े एंगल से होना है। ये तो तभी होगा जब वो नॉर्मल से अवे चली जाए, इसलिए लाइट की रे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बाकी पॉइंट्स की बात कर ही लेते हैं। आर बड़ा है ये ठीक है, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रहा है, वेवलेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है तो आर माइनस आई कर दो, टोटल आर में से आई माइनस कर दो। इसमें आई माइनस आर था, इस केस में आर माइनस आई कर दो। इंपॉर्टेंट चीज एमसीक्यू 1 मार्क, ये कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है। लाइट की रे जब एक मीडियम से दूसरे में जाए, मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो चाहे चाहे सेम हो, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो, यानी जो लाइट की रे है वो कैसे गिर रही है, नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है। ये वर्ड याद रखना, इंसिडेंटिंग नॉर्मली, चाहे डेंसर से रेयर हो चाहे रेयर से डेंसर हो। अगर आई जीरो है तो बच्चों आर भी जीरो होगा, यानी वो चुपचाप सीधी चली जाएगी। अब बोल सकते हो देयर इज नो डेविएशन। ठीक है, मीडियम अलग अलग है लेकिन फिर भी कोई डेविएशन नहीं होगी नॉर्मल इंसिडेंस के केस में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब ये जो रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट पढ़ा, सर हमें ये तो समझ आया कि लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाती है, बेंड हो जाती है, तो होगा क्या। इससे ये होता है कि हमारे नेचर में बहुत सारे ऐसे फिनोमिना क्रिएट हो जाते हैं जो इस पे बेस्ड है, किस पे, रिफ्रैक्शन पे। उनमें से एक फिनोमिना ये है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आपका आ चुका है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल प्लेन सरफेस, मतलब हम एक सिंगल सरफेस से रिफ्रैक्शन करेंगे और उससे एपरेंट डेप्थ या हाइट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल के साथ इस पे क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा। तो अगर इस डायग्राम में देखें आपको एक कंटेनर दिख रहा है, हम इस कंटेनर में कोई लिक्विड है, ठीक है, कुछ भी है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट अस से μ1 कंसीडर कर लिया। बाहर एयर है या कोई दूसरा मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने μ2 कंसीडर कर लिया।
इस कंटेनर के बिल्कुल बॉटम में यहाँ पर हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट, ओके। अब ऑब्जेक्ट से अनलिमिटेड यानी बहुत सारी रेज बाहर निकल रही होंगी, तो हमने सिर्फ 2 रेज बनाई। तो मान लीजिए एक रे ये जा रही है, रे नंबर 1 मैं लिख देता हूँ, ये रे नंबर 2 लिख देता हूँ, वैसे तो बहुत सारी जा रही है। और ये जो है बच्चों ये सरफेस है, ये सरफेस है। सरफेस मतलब इस लाइन से, इस डॉटेड लाइन से नीचे हमारा म्यू1 मीडियम वाला, म्यू1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम है, इससे ऊपर म्यू2 वाला है। आप इसको इंटरफेस लाइन भी बोल सकते हो। अगर ऐसा है तो लाइट की रे यहाँ से बेंड होगी, बिल्कुल। अब आप बताओ, अंदर लिक्विड है, बाहर अगर एयर है, तो एयर तो रेयर होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड, तो यानी लाइट की रे डेंसर से रेयर जा रही है। और अगर डेंसर से रेयर जाती है तो आपको पता क्या होगा बच्चों, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जैसे ये यहाँ पर पहुंची, सबसे पहले मैंने यहाँ नॉर्मल बनाया, तो ये बच्चों नॉर्मल बन गया। अब नॉर्मल से अवे यानी थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दो, तो ये इधर की तरफ बाहर एक रे निकल गई। इसी तरह से यहाँ पर भी बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो बाहर आ, तो एक रे ये पहुंची, एक रे ये पहुंची, और एक मान लो बीच में भी ऐसे रे आ रही है, वो सीधी गई, क्योंकि उसका तो कोई रिफ्लेक्शन होगा नहीं, क्योंकि वो नॉर्मली गिर रही है। तो ये रे बाहर निकल रही है। अब बाहर से हम इन रेज को रिसीव कर रहे हैं, हम बाहर से देख रहे हैं, तो अगर बाहर से रिसीव कर रहे हैं तो हमें ये 1 2 3 ये रेज मिलेंगी, और ये रे जहां से आएंगी वही तो हमारे लिए इमेज है। आपको पता है रिफ्लेक्टेड रेज जो है वही इमेज बनाती है। इनको बैक में ड्रॉ करें, ये वाली रे तो इसी पाथ पे वापस जाएगी, लेकिन इसको ड्रॉ करें तो ये यहाँ पर आई, इसको बैक में ड्रॉ करें ये यहाँ पर आई, तीनों मिलकर यहाँ से हमें लग रहा है बाहर आ रही है। तो ये जो है ये हमारे लिए क्या बन गई, ये बन गई बच्चों इस ऑब्जेक्ट की इमेज। ऑब्जेक्ट था नीचे, लेकिन मुझे वो थोड़ा ऊपर दिख रहा है। क्यों ऊपर दिखा बताओ जरा, बिकॉज लाइट की रेज यहाँ बेंड हुई, उस बेंडिंग ने ऐसा काम किया, ऑब्जेक्ट हमें थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है। ये जो है ये इसकी एक्चुअल डेप्थ है जहां वो है ऑब्जेक्ट हमारा, और ये जो है जिसपे हमें वो मिल रहा है ये इसकी एपरेंट डेप्थ। एक्चुअल डेप्थ को लेटर से मैं डी से लिखता हूं, और एपरेंट डेप्थ को मैं डी डैश से लिख देता हूं, ठीक है। एपरेंट डेप्थ को डी डैश से लिखा, मतलब जितने पे मुझे अब वो दिख रहा है। और एक चीज और देखो, गहरा वो ज्यादा है, लेकिन मुझे वो कम गहरा दिख रहा है, हमें थोड़ा वो ऊपर उठा हुआ मिल रहा है। ये सिर्फ तभी होता है जब हम कहाँ से देख रहे होते हैं, हमारा जो व्यू होता है वो कहाँ से होता है, वो बच्चों रेयरर साइड से होता है, और हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम देख रहे होते हैं वो हमारा कहाँ होता है, वो होता है डेंसर मीडियम के अंदर। ये तक की कहानी है। अब हम इनके बीच की रिलेशन निकाल सकते हैं, बहुत इजी है रिलेशन निकालना, डेरिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी अगर करना है तो बच्चों आप स्नेल्स लॉ का यूज़ करके कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैं डायरेक्ट आपको बोलता हूँ, आपने याद रखना है क्या, देखिए बच्चों ये जो एपरेंट डेप्थ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एपरेंट डेप्थ डिवाइड बाय इसका जो रियल डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ बोल दो, रियल बोल दो, इसका जो रेशो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू बाई म्यू वन। म्यू टू कौन सा, जिस साइड से मैं देख रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा हुआ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वर मैं लिखता हूँ ऑब्जर्वर, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में रखा हुआ है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। इससे हम कर सकते हैं सोल्व। अच्छा, इसको सोल्व करना है तो बच्चों ये ड्राइव कर भी सकते हो, यहाँ पर आप 90 डिग्री ट्रायंगल बना के पाइथागोरस से इनका रिलेशन निकाल सकते हो। इजी है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, यहाँ स्टेप दे रखे हैं करना चाहो तो, बट ये फॉर्मूला हमें डायरेक्ट पता। तो क्या है, एपरेंट डिस्टेंस बाय एक्चुअल डिस्टेंस क्या है, म्यू टू बाई म्यू वन के इक्वल है। अब म्यू टू क्या है, म्यू टू जनरली बाहर वाला है, जो हमने अभी इस एग्जांपल में एयर माना था, ठीक है। और म्यू वन क्या है, जहां पर ऑब्जेक्ट है, वेयर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। और बाय डिफॉल्ट मैं आपको बताऊं, जनरली वाटर में ही रखते हैं ऑब्जेक्ट, और बाहर देखने वाला रेयर ही होता है, बट उल्टा भी हो सकता है। कुछ कंसिडरेशन है, जनरली रेज हम पैरेक्सिली मानते हैं, पैरेलल लेके चलते हैं, ठीक है। डी एंड डी डैश आर मेजर फ्रॉम द बाउंड्री, बाउंड्री से मेजर करते हैं, मतलब एकदम ऊपर वाले लेवल से मेजर करते हैं। म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का है जहां से जो रेज हम देख रहे हैं, और म्यू वन है जहां पर हमने वो ऑब्जेक्ट का रखा जहां से रेज बाहर निकल रही है। मैं तुम्हें बता चुका हूँ, ये रियल और एपरेंट डेप्थ का कंसेप्ट बता दिया तुम्हें, ये उसका जस्ट उल्टा है, उसको लिख सकते हो तुम इस तरह से। अगर मैं आपसे बोलूँ बच्चों, जो म्यू वन है मैं उसको म्यू लिख दूँ, और जो म्यू टू है उसको मैं वन ले लूँ, वन को एयर मान लेता हूँ ना, मतलब एयर से देख रहे हैं हम, और ये हमारा वो मीडियम हो गया जिसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट रखा। बताओ क्या फॉर्मूला बन जाएगा, एपरेंट डेप्थ डिवाइड बाय रियल डेप्थ इज इक्वल्स टू म्यू टू, जो कि है 1 डिवाइड बाय म्यू। तो क्या यहाँ से जो आएगा वो हमारे पास डी डैश जो आएगा वो डी अपॉन म्यू आ जाएगा। बिल्कुल हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, देखो ये हमारा दे रखा है डी।
ठीक है, ये उसी चीज को लिखा। देन है एक छोटा सा टर्म है नॉर्मल शिफ्ट। क्या है ये? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अगर मैं पुरानी डायग्राम में देखूं बच्चों, तो ये जो है ना, ये शिफ्ट मतलब नीचे था ऊपर आ गया, इतना शिफ्ट हुआ, इसको नॉर्मल शिफ्ट बोलते हैं। ये कैसे निकलेगा? ये डी में से डी डैश माइनस कर दो, बहुत इजी। डी में से डी डैश माइनस कर दो, हमें क्या मिल जाएगा? नॉर्मल शिफ्ट मिल जाएगा। नॉर्मल क्यों बोला? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस के टर्म में लिख रहे हैं, इसलिए नॉर्मल शिफ्ट बोल रहे हैं। तो देखिए जनरली इसका नॉर्मल फॉर्मूला मैं बनाता हूँ। देखिए नॉर्मल फॉर्मूला बनाए तो मैंने लिखा शिफ्ट इज इक्वल्स टू डी माइनस डी अपॉन एन। ये कब लेना है? जब हम ये कंडीशन लेके चल रहे हैं, हम बाहर वाले मीडियम को एयर लेके चल रहा हूँ, 1 मान के चल रहा हूँ, और दूसरे मीडियम के लिए म्यू लिख रहा हूँ। ये फॉर्मूला तब लगाना है। तो यहाँ से आप डी कॉमन भी निकाल लें तो 1 माइनस 1 अपॉन एन बन जाता है। अदरवाइज इसका जो नॉर्मल फॉर्मूला है, ये स्पेशल केस है कि कब? जब म्यू1 को मैंने म्यू मान लिया और म्यू2 को मैंने 1 मान लिया, मैं एयर से देख रहा हूँ तब। और अगर एयर नहीं, बाहर भी कोई दूसरा मीडियम होता, म्यू1 और म्यू2 एज इट इज है, तो फॉर्मूला क्या होता है शिफ्ट का? बच्चों बताना जरा। तो फॉर्मूला हो जाता है डी माइनस डी बाई एन की जगह क्या लिखा होता है बताओ? डी मल्टीप्लाई बाई एन। एन की जगह म्यू भी लिख सकते हैं यार, इफेक्टिव इंडेक्स। मैं म्यू यूज कर रहा हूँ तो आप म्यू वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका आ जाता मल्टीप्लाई बाई म्यू, यहाँ पर आपका 2 डिवाइड बाई म्यू1। तो डी कॉमन आता 1 माइनस म्यू2 बाई म्यू1, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ओके चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं इसका। आपको बोला एक ऑब्जेक्ट है 140 सेंटीमीटर पानी के अंदर है और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे दिया। ओके, व्यू फ्रॉम एयर, ओके एयर से देख रहे हैं तो मतलब म्यू2 को मैं 1 ही लूंगा, और ये हमारा म्यू1 है जिसको हम म्यू लिखते हैं, ये 4/3 है। ओके, नॉर्मली देख रहे हैं तो मतलब हम जो केस पढ़ रहे हैं वही करना है। एपरेंट डेप्थ बताना, मुझे पता है एपरेंट डेप्थ जो होता है वो होता है ओरिजिनल डेप्थ बाय म्यू। अगर जब हम एयर से देखें तो ये हमारा 140 है डिवाइड बाई 4/3, 140 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 4। तो इसको करते हैं सोल्व, हमारा आंसर आ गया 105 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पर बच्चों दूसरा एयर ना होता तो फॉर्मूला अलग होता। तब डी डैश आपको पता है बाई डी इज इक्वल्स टू म्यू2 बाई म्यू1, ये वाला फॉर्मूला लगाते है ना, तब इससे आंसर। अदरवाइज हमने क्या लिया? डी बाई डी इज इक्वल्स टू म्यू2 को लगा दिया 1, इसको लिख दिया म्यू। कहाँ? इसके लिए 4, एयर के लिए हमने ये यूज किया। चलिए आंसर चेक कर रहे थे 105। ओके वेल डन। अब कुछ सिचुएशन है इसकी, डिफरेंट सिचुएशन। अब देखो क्या है, ये नॉर्मल वाला हमने भी पढ़ा, ये वाला भी हमने पढ़ा। इस केस में एपरेंट डेप्थ जो है वो कम होती है और हमारी एपरेंट डेप्थ हमारी कम होती है और रियल डेप्थ हमारी ज़्यादा होती है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने अभी भी निकाला था, डी डैश इज इक्वल्स टू डी बाई, यहाँ पर म्यू1 होता है, यहाँ पर म्यू2 होता है। अगर वो एयर है तो 1 पुट कर दो, इसको म्यू पुट कर देते थे, हमें पता है। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा, ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम के अंदर है और हमारा ऑब्जेक्ट रेयर में बाहर है। मतलब इस बार समझो कि बाहर कोई जो बर्ड है वो उड़ रहा है और आप उसको पानी के अंदर से देख रहे हो। इस केस में वो थोड़ा ज्यादा ऊपर दिखेगा। तो एपरेंट डेप्थ इस केस में ज्यादा होती है किससे? एपरेंट डेप्थ नहीं बोलेंगे, हाइट बोलेंगे। एपरेंट हाइट ज्यादा होती है किससे? इसकी एक्चुअल डेप्थ से। कैसे निकालेंगे बच्चों? वही सेम फॉर्मूला, बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंटरचेंज कर दो। एक बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। आपसे बोला एपरेंट डिस्टेंस बताओ बर्ड और फिश का, बर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। बर्ड देखते हैं, बर्ड अगर देखते हैं तो ये फिश इसको थोड़ा सा ऊपर दिखेगी ना यहाँ, तो ये डिस्टेंस बताना मुझे। भाई ये 36 यही रखा है, मुझे ये नीचे वाला बता देना। तो अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा डेंसर के अंदर है तो फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है मुझे बताओ भाई। अगर बर्ड देख रहे हैं, रेयर से देख रहे हैं, डेंसर के अंदर देख रहे हैं, थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखेगा। आपको पता है डी डैश बाई डी इज इक्वल्स टू होता है म्यू2 बाई म्यू1। ठीक है, डी डैश अगर मुझे निकालना है तो डी इंटू म्यू2 इंटू 1। डी हमारा कितना गिवन है बच्चों? 24। डेप्थ तो है ओरिजिनल। म्यू2 हमारा जिसमें वो है तो सॉरी म्यू2 हमारा बाहर वाला मीडियम होता है, ये म्यू2 होता है, ये म्यू1 होता है। डिवाइड बाई 4/3, तो आ जाएगा 24 इंटू 3 बाई 4 6 18 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 18 सेंटीमीटर आ गया और टोटल हमें बताना है डिस्टेंस, तो 36 प्लस 18। भाई यही तो बताना है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आ जाएगा? 54 सेंटीमीटर हमारा आंसर है। चलिए चेक करें। ओके, बिल्कुल सही आंसर हमारा। सो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, आपसे बोला एक माइक्रोस्कोप है, उसको ना एक कॉइन के ऊपर फोकस कर रखा है और वो एक बीकर के बॉटम में है। तो लेट अस से ये कोई बीकर है, उसके बॉटम में यहाँ पर कोई कॉइन रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा बॉटम में रखा है तो इस
लिक्विड का सरफेस कुछ लेना पड़ेगा। लेट अस से ये जो जितना नीचे रखा है वो डी डिस्टेंस पे है, डी टी कुछ भी लिख सकते हो, एच भी लिख सकते हो। ओके, माइक्रोस्कोप से इसको देखा जा रहा है। नाउ माइक्रोस्कोप इज नाउ रेज्ड अप बाय 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर हमने उसको ऊपर किया। तो व्हाट डेप्थ शुड द वाटर टू बी पेयर। अब एक लॉजिकली सुनो मेरी बात, एक ये बीकर खाली था, ये है लिक्विड से भरा हुआ। अब जब वो खाली है, आपसे कहा कि भाई ये कोई नहीं यहाँ पर है, आपने उसको ऐसे फोकस करके देख रखा, ये मान लीजिए हमारा टेलीस्कोप है, ये टेलीस्कोप है, ठीक है, हम उससे देख रहे हैं। अब जैसे इसमें पानी भर दिया, अब आपको पता है कोई नहीं, यहाँ थोड़ी दिखेगा, वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखेगा। तो अब आपने क्या किया, माइक्रोस्कोप को फिर से उसको फोकस कर लिया देखने के लिए। अब आपसे बोला कि भाई हमें इस लिक्विड की कितनी डेप्थ करनी है कि ये हमें फिर से दिखे, हमें यानी एक्चुअल डेप्थ बतानी है इसको इनकी, क्योंकि इतना पानी भरेंगे तभी तो ये होगा। अब आपको क्या दे रखा है भाई, पहले जहां दिख रहा था और अब जहां जो दिख रहा है नया जो है, यानी लगाने के बाद उसके अंदर 1 सेंटीमीटर का गैप है। लिक्विड भरने के बाद वो आपको 1 सेंटीमीटर थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखा, तो हमें एक्चुअल डिस्टेंस बताना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब आप जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए। तो ये हमारा डी है और ये चीज होता है बच्चों हमारा डी डैश, जिसको एपरेंट डेप्थ बोलते हैं। और बाहर हमारा एयर है, तो आपको याद होगा सिंपल सा फॉर्मूला कि जो एपरेंट डेप्थ होता है वो हमारा रियल डेप्थ बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लिक्विड का जो भी है। लेट अस से इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं म्यू डब्ल्यू लिख लेता हूँ क्योंकि वाटर दे रखा है। और शिफ्ट का जो फॉर्मूला होता है भी कितना शिफ्ट हुआ, वो फॉर्मूला होता है हमारा डी माइनस डी डैश। सो डी माइनस डी बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो डी अगर मैं यहाँ से कॉमन निकाल लूँ तो 1 माइनस 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। हमें क्वेश्चन में शिफ्ट ऑलरेडी गिवन है, शिफ्ट है 1 सेंटीमीटर। डी मुझे नहीं पता कितना है, 1 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। बच्चों इसको करना है सोल्व, हमारे पास यहाँ से डी आ जाएगा जो कि कैलकुलेट करने पे आएगा 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर हमें लिक्विड इसमें डालना पड़ेगा। ओके, चलिए आंसर चेक करते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये बस यहाँ टी सिंबल यूज कर रखा है और डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रखा है, मैंने आपको बता दिया कैसे किया। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक है कि बच्चों हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। अब इसकी खास बात क्या है, ग्लास स्लैब जो होता है इसके अंदर जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है वो होता है प्लेन, यानी ये प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस का एग्जाम्पल है। यानी जहां से लाइट जो है रिफ्रैक्ट होगी वो सरफेस हमारा क्या है, प्लेन है। अच्छा, लेटरल शिफ्ट का भी यहाँ पर एक पर्टिकुलर मीनिंग है, मैं आपको बताता हूँ। तो उससे पहले हमने क्या किया, एक ग्लास स्लैब कंसीडर कर ली। तो लेट अस से ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, इसका कुछ नाम रख देते हैं जल्दी से, ABCD। ठीक है, अब इसमें हमें AB सरफेस और CD सरफेस को अगर मैं आपसे बोलूं, AB और जो CD है ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, क्योंकि लाइट यहां से क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी, और ये दोनों ही प्लेन है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो ए बी है बच्चों वो पैरेलल है सी डी के, यानी दोनों जगह से जहां से लाइट रिफ्रैक्ट होगी वो आपस में पैरेलल है। इसका एक बेनिफिट मिलता है, इससे होता क्या है, जब ये दो सरफेस, दोनों के दोनों सरफेस जहां से लाइट रिफ्रैक्ट होगी वो पैरेलल है, इससे क्या होगा बच्चों, फाइनली रे के अंदर कोई डेविएशन नहीं आएगा। तो जिस एंगल पे आप रे भेजोगे उसी एंगल से वो बाहर जाएगी। तो चलिए मैं उनको भी बना लेता हूँ। तो हमने मान लीजिए यहाँ पर एक इंसिडेंट रे को दिखाया, वो कुछ इस डायरेक्शन में आ रही है। उसकी एग्जैक्ट डायरेक्शन को भी दिखाने के लिए मैंने क्या किया, एक डॉटेड लाइन बना दी, ये बताने के लिए भाई इसको जाना चाहिए था सीधा। तो ये इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन है बच्चों, जिस डायरेक्शन में इसको जाना था। ठीक है, ये है हमारा इंसिडेंट रे। इसका नाम देना चाहो तो दे सकते हो। लेटर से इस पॉइंट का नाम मैंने पी रखा और इस पॉइंट का मैंने नाम रख दिया क्यू। तो मैं यहाँ साथ साथ लिखता रहता हूँ, पी क्यू क्या है, हमारी इंसिडेंट रे। जनरली इंसिडेंट रे क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इस पूरे सिस्टम पे इंसिडेंट कर रही है। और जैसे ये क्यू पॉइंट पे पहुंची, तो अगर आपको ध्यान होगा भाई, इस स्लैब के बाहर, लेटर से मैं एयर बोलता हूँ, और ये स्लैब हमारा ग्लास से बना है और ये फिर से बाहर एयर आ गई। तो बाहर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है, मैं म्यू 1 लिख दूँ, उसको जनरली 1 ही लिख देता हूँ एयर के लिए, और ग्लास को मैं म्यू 2 बोल के म्यू लिख देता हूँ इसको। ये फिर से बाहर एयर आ गया, तो म्यू 1 इज इक्वल टू 1। अब अगर आप देखें इस इंसिडेंट रे की अगर मैं बात करूं, तो भाई ये एयर में से ग्लास में जा रही है, मीडियम चेंज हो रहा है, रेयर से डेंसर की तरफ जा रही है। तो सबसे पहले मुझे इस क्यू पॉइंट पे एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो मैंने इस एक बड़ा सारा नॉर्मल बना दिया, क्योंकि इसकी बाद में जरूरत पड़ेगी आपको। तो इसका मैंने नाम रख दिया एन, ये है नॉर्मल। तो ये जो एंगल बना ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बना। तो मैं एंगल्स भी लिखता रहूंगा यहाँ पर। ये जो आई है ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्लास 10th में आपने पढ़ा है, सेम वही चीज है।
ठीक है। तो अब इस एंगल से वो इंसिडेंट कर रहा है, क्या वो सीधा जाएगा? नहीं जाएगा बच्चों, क्योंकि वो रेयर से डेंसर में जा रहा है, और जब भी लाइट की रे रेयर से डेंसर में जाती है वो बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल हो जाती है, वो इस लाइन पे नहीं जाके वो थोड़ा सा इधर आ जाएगी, बेंड हो जाएगी ना। अब ये हमारा नॉर्मल है, तो क्या वो नॉर्मल से अवे जाएगी या उसके टुवर्ड टुवर्ड जाएगी? तो लेट अस से वो टुवर्ड होके यहाँ आ गई, तो ये हमारा जो बन गया ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन गया। मैंने इसको R1 नाम दे दिया, आप R भी नाम दे सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी अंदर वाली जो रे है इसका मैंने नाम रख दिया QR। तो बच्चों ये जो QR है ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, जो अंदर की तरफ रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्रैक्टेड रे। ओके, तो फाइनली जब ये QR इस पॉइंट पे आया, अब इसको ग्लास से एयर में जाना है, मतलब फिर से मीडियम चेंज होगा, फिर से मीडियम चेंज होगा, तो फिर से रिफ्लेक्शन होगा। तो मुझे चाहिए इस पॉइंट का नॉर्मल, तो मैंने बच्चों यहाँ पर एक बना लिया नॉर्मल। ये देखिए आप नॉर्मल, इसका नाम मैंने रख दिया N डैश। अब ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। हालांकि ये R1 और ये बराबर होगा, क्योंकि दोनों आप व्हाइट कलर की लाइन, ये जो रेड कलर के नॉर्मल देखो दोनों आपस में पैरेलल है, तो ये भी हमारा R1 ही होगा, ऑल्टरनेट एंगल है, ठीक है बच्चे। अब ये यहाँ से क्या सीधी बाहर निकलेगी? आपको पता है भाई, इस बार इसको डेंसर से रेयर जाना है, तो क्या ये जो रे ऐसे सीधी चली जाएगी? नहीं, वो अवे हो जाएगी नॉर्मल से, तो वो नॉर्मल से अवे होगी और फाइनली वो इधर आ रही है। तो इस रे को क्या इस डायग्राम में ये जो QR है ये अब अंदर वाले सरफेस के लिए इंसिडेंट है और ये फाइनली रिफ्लेक्टेड है। लेकिन हमने क्या देखा, पूरी सिस्टम को देखो यार, तुम ABCD पूरे ग्लास स्लैब की बात करो तो PQ अगर हमारी इंसिडेंट रे है तो R, और ये जो इसका नाम मैं रख देता हूं लेटर से S, तो RS हमारी क्या हुई, ये पूरे सिस्टम से रे बाहर निकल रही है, इसको मैं नाम देता हूं इमरजेंट रे। ध्यान रखना, जब भी आप प्रिज्म पढ़ रहे हो, लेंस पढ़ रहे हो, आप ग्लास स्लैब पढ़ रहे हो, जो फाइनली रे बाहर आती है पूरे सिस्टम से 2 या 3 बार रिफ्रैक्ट होके, उसका हम नाम रख देते हैं बच्चों, क्या उसका नाम रख देते हैं इमरजेंट रे। और ये जिस एंगल से बाहर आई इसको मैंने E सिंबल दे दिया, और इस एंगल को मैंने नाम दे दिया एंगल ऑफ इमरजेंस, क्योंकि इस एंगल से ये इमर्ज आउट हो रही है। क्या ये समझ आया आपको? और ये एंगल R जो है अंदर वाले, ये R ये हमारे दोनों इक्वल हैं, तो इसको आप सिंपली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल सकते हो, इसका कोई ज्यादा भी यूज नहीं है। आई थिंक सो क्लियर है ये चीज बच्चों मैं बता रहा हूं। अब एक सबसे अच्छी बात देखने वाली क्या है कि आप देखोगे बच्चों यहाँ पर एंगल I और एंगल E दोनों बराबर हैं, जिस एंगल से लाइट आई है उससे से बाहर निकल रही है। इट मीन आप बोल सकते हो भाई यहाँ पर कोई भी डेविएशन नहीं है, लाइट रे डेविएट नहीं हो रहा, लेकिन अपनी ओरिजिनल पाथ पे भी नहीं आया, वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। ये जो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम देख रहे हो उसको मैं Y से लिखता हूँ, इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। जब कोई रे अपनी ओरिजिनल पाथ पे ना आके उससे पैरेलली शिफ्ट हो जाती है, उस पैरेलल डिस्टेंस को, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। आप बोल सकते हो कि ग्लास स्लैब डेविएशन तो नहीं कर रहा लेकिन शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। और अगर मुझे इसको कैलकुलेट करना है तो बच्चों वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो हम अब लेटरल शिफ्ट को कैलकुलेट करते हैं। अब लेटरल शिफ्ट मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखिए वही सेम डायग्राम है, तो ये हमारा लेटरल शिफ्ट का डिस्टेंस है। D से लिख दिया, Y से लिखो, X से लिखो, कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं। तो मैं इस डिस्टेंस को अंदर की तरफ दिखा देता हूँ, ये हमने बना लिया, यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है, आपको पता है। तो मुझे ये D डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। किसकी टर्म में निकालता हूँ? लेट अस से ग्लास स्लैब की थिकनेस T है हमारे पास, तो क्या यहाँ से ये P पॉइंट से M पॉइंट है, ये भी हमारा डिस्टेंस T हुआ? सर बोलेंगे सर बिल्कुल T डिस्टेंस हुआ। तो अब आप देखो मुझे निकालना है बच्चों एक्चुअल में QN। अब आप अगर दो ट्रायंगल मैं यहाँ बनाता हूँ, इन ट्रायंगल PNQ, और दूसरा मैं ट्रायंगल बनाता हूँ इन ट्रायंगल PMQ। ये दो ट्रायंगल्स का ही यूज है। कैसे? जो PNQ ट्रायंगल है उसका मुझे बेस बताना है D, और जो हमारी पहली ट्रायंगल है PMQ, मैं ये वाली ट्रायंगल लिख रहा हूँ। इस PMQ ट्रायंगल में अगर आपको ये एंगल दिख रहा होगा बच्चों, ये एंगल R है, तो ये हमारा MQ परपेंडिकुलर बना, ये हमारा बेस बना, और ये हाइपोटेनियस बना। तो अगर मुझे क्या चाहिए बच्चों, हाइपोटेनियस निकालना है और मुझे बेस पता है, तो आपको पता होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो मैंने आपको कहा बेस मुझे T पता है, मुझे हाइपोटेनियस निकालना है, तो मैं कोस का यूज करूंगा। तो इस एंगल से मैंने कोस ऑफ R लिखा। कोस आपका होता है बेस यानी T, परपेंडिकुलर यानी हाइपोटेनियस सॉरी, यानी जो है PQ। तो यहाँ से हमारे पास PQ आ गया T बाई कोस ऑफ R। ऐसा क्यों निकाला? अब मुझे ये डिस्टेंस पता लग गया, कौन सा PQ। अब मैं दूसरी ट्रायंगल में यूज कर सकता हूँ। अब ट्रायंगल PNQ की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ इन ट्रायंगल PNQ। पहले आप वो वाला पार्ट सोल्व कर सकते हैं। अब इस PNQ ट्रायंगल में मुझे चाहिए D डिस्टेंस, जो कि ये जो एंगल है, देखो टोटल एंगल हमारा इंसिडेंट्स का I है, ये एंगल ऑफ डेविएशन है, I माइनस R बचा। ये एंगल है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हुआ, हाइपोटेनियस हमें ऑलरेडी पता है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रिलेशन होता है वो साइन से लिखा जाता है।
तो साइन ऑफ एंगल आई माइनस आर जो आया हमारे पास वो क्या आएगा, परपेंडिकुलर जो कि डी है डिवाइड बाय हाइपोटेनियस जो कि है पी क्यू की वैल्यू रिसेंटली हमने कैलकुलेट की थी। तो साइन ऑफ आई माइनस आर इज इक्वल्स टू डी डिवाइड बाई टी बाई कोस आर, कोस आर ऊपर चला गया, मुझे यहाँ से डी निकालना है तो डी हमारे पास आया टी इंटू साइन आई माइनस आर होल डिवाइड बाई कोस ऑफ आर। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्मूला आ गया किस चीज़ का बच्चों, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया लेटरल शिफ्ट का, कि अगर एक ग्लास स्लैब में लेटरल शिफ्ट होती है तो ये उसका फॉर्मूला है। यहाँ से आपको अच्छे से पता लग रहा है कि डी किस पे डिपेंड करता है। स्पेशली अगर मैं देखूँ तो डी टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ग्लास स्लैब की जितनी थिकनेस ज़्यादा होगी उतना इन रेज के मतलब ओरिजिनल पाथ और इमरजेंट रेज के बीच का गैप ज़्यादा होगा, लेटरल शिफ्ट ज़्यादा होगा, और जितना ये कम होगा डी उतना हमारा कम मिलेगा। उसके अलावा एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर दोनों ही मैटर करती है। कुछ और भी एग्जाम्पल है रिफ्रैक्शन के जो आप डेली लाइफ में देख सकते हो जहां पर आपको रिफ्रैक्शन दिखता है। जैसे कुछ मैंने कॉमन से एग्जाम्पल लिखे हैं। अगर आपको कोई बकेट में कोई कॉइन वगैरह है वो थोड़ा ऊपर दिखता है, ये मैं डिटेल में बता चुका हूँ। इसी तरह से पेंसिल पानी में रखी है वो आपको इस सरफेस से यहाँ पर बेंडिंग दिखेगी। अगर हम सन की बात करें तो सन का जो शेप है वो मुझे पता है स्फेरिकल है, लेकिन अगर हम उसको देखते हैं तो मुझे थोड़ा सा ओवल शेप का दिखता है, जैसे किसी ने दबा रखा है। इसको फ्लैटनिंग ऑफ सन भी बोलते हैं। तो ये रीज़न यही है क्योंकि सन से जो लाइट की रेज आती है जब एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो रिफ्रैक्शन की वजह से बेंड हो जाती है, जिससे हमें एपरेंट उसकी जो साइज है वो अलग दिखती है। इसी तरह से अगर आप एक फिश को टैंक में देख रहे हो वो थोड़ा ऊपर दिखती है, ये डिस्कस हो चुका है। अगर कहीं आग जल रही है या कहीं पर हॉट एयर है, अगर आप उस हॉट एयर में से किसी पीछे वाली चीज़ को देखोगे वो आपको इमेज शिमर करती हुई दिखती है। रीजन इज अगेन सेम कि हाँ जो एयर है वो हॉट एयर है जिससे वो हवा में जा रही है ऊपर हल्की होके, उसको फील करने के लिए दूसरी एयर आ रही है। तो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, जिससे जो रेज है वो कॉन्टिन्यूसली रिफ्रैक्ट हो रही है, अपनी एक्चुअल पोजीशन पे ना जाके दूसरी जगह जा रही है, जिससे इमेज जो है वो अलग अलग जगह बन रही है और हमें शिमरिंग इमेज दिखती है। और वहीं आपने क्लास 10th में ये भी पढ़ा होगा जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है वो बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होती है। स्टार हमें अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ऊपर दिखाई देते हैं और ट्विंकल करते दिखाई देते हैं। रीजन इज अगेन सेम रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन का एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ इस चीज़ को करने के लिए कि भाई अगर मान लो आपके पास एक सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, वो प्लेन है और उसके नीचे मान लीजिए एक मीडियम डेंसर है और दूसरा मीडियम रेयरर है, और एक रे ऑफ लाइट जो है वो क्या आ रही है, डेंसर से आ रही है, रेयरर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ एक नॉर्मल बना दिया। तो क्या बच्चों ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, बिल्कुल सर। तो क्या वो रे ऐसे सीधी चली जाएगी? आपको पता है जब भी रे डेंसर से रेयरर में जाती है वो क्या होती है, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, जिससे होगा क्या, ये जो रे है बच्चों ये सीधी ना जाके ये अवे हो जाएगी। अवे इन द सेंस कि ये इस डायरेक्शन में चली जाएगी। अवे जाने का मतलब होता है कि उसके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का बड़ा होना, आर का आई से बड़ा होना। ठीक है, ये चीज माइंड में रखना। अब आपसे पूछूं इस अगर आई को मैं और बड़ा करता रहूं तो आर तो और बड़ा होता रहेगा। तो क्या एक ऐसा केस आ सकता है कि मैंने आई को इतना बड़ा कर दिया, आर बड़े होते होते 90 हो गया, यानी ये जो लाइट की रे है ये अलोंग सरफेस चली गई? ऐसा हो सकता है? यस पॉसिबल है। और सोचो अगर मैंने आई को और ज्यादा बड़ा कर दिया तो लाइट तो वापस नीचे आ जाएगी। सर आ सकती है। इसी फिनोमिना को हमने डिस्कस करना है, इसको कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत ही प्यारा सा फिनोमिना है, पहले हम इसको समझते हैं फिर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो मैंने 4 एग्जाम्पल ले रखे हैं। लेटर से पहला बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, ये इंटरफेस है, इससे नीचे एक डेंसर मीडियम है, ऊपर रेयर मीडियम है। लाइट की रे डेंसर से रेयर में जा रही है, ये कंडीशन ध्यान रखना, डेंसर से रेयर में जा रही है और ये नॉर्मली जा रही है, तो आई हमारा 0 है, तो आर भी हमारा 0 होगा। रे चुपचाप सीधी चली जाएगी, यहाँ कोई रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। दूसरा केस, लेटर से इस बार लाइट की रे कुछ सर्टेन एंगल पे जा रही है, कुछ आई है, तो आपको पता है डेंसर से रेयर जाएगी, अवे हो जाएगी, वो सीधी जाने की बजाय थोड़ा सा बेंड हो गई और नॉर्मल से अवे हो गई, और आपको पता है आर है आई से बड़ा। तो क्या मैं अगर इंसिडेंस एंगल को बढ़ा दूं तो हमारा आर भी बढ़ जाएगा, और आर बढ़ के कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। एक ऐसा स्पेशल इंसिडेंस का एंगल है डेंसर साइड से जिसपे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया और रिफ्रैक्टेड रे अलोंग सरफेस चली गई। इसको ग्रेजिंग भी बोलते हैं। इस पर्टिकुलर इस स्पेशल इंसिडेंस के एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, थीटा सी से इसको लिखते हैं। तो व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? वो एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर साइड में जिस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाता है या जो रे है अलोंग सरफेस चली जाती है, उसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही स्पेशल केस है। और अगर बोलूं एंगल ऑफ इंसिडेंस इस क्रिटिकल से ज्यादा है तो क्या होगा बेटो?
अब मैं अगर बोल दूं कि भाई हमारा थीटा से ज्यादा है, अब सरफेस के अलोंग हो चुका है तो और ज्यादा बेंड हो जाएगी, वो रे वापस सेम मीडियम में आ जाएगी। और ये जो फिनोमिना है लास्ट वाला, ये बच्चों इसी चीज को हम बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि जब एक रे डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा है तो वो वापस सेम मीडियम में आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे रिफ्लेक्शन ही हो रहा है, इसीलिए इस फिनोमेना को नाम दिया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं जल्दी जल्दी। तो बोल सकते हैं व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो वो सेम मीडियम में वापस आ जाती है और इसी फिनोमेना को TIR नाम दिया। कंडीशन फिर से याद रखना, डेंसर से रेयर जाना है और एंगल क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए। जी ये लिखा हुआ आप देख सकते हैं, दो कंडीशन है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। TIR की कंडीशन क्या है, तो पहली लाइट को डेंसर से रेयर जाना है तभी अभी होगी ना, और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है उसका I वो क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पर डेफिनेशन है क्रिटिकल एंगल की, ये भी अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है, न्यूमेरिकल कंटेन कर सकता है छोटा मोटा, इवन MCQ क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। तो ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिस एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाता है। मतलब जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा 90 डिग्री होता है ना कुल मिला के। तो चलिए इसका यूज करके हम इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। तो हमने एक सिचुएशन बना ली, लेटर से एक डेंसर मीडियम है एक रेयर मीडियम है, ठीक है। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी लिखा, रेयर का म्यू आर लिखा। हो सकता है बाहर वाला एयर हो तो मैं म्यू आर को 1 भी लिख सकता हूं। और लेटर से एक रे डेंसर से रेयर की तरफ अप्रोच कर रही है और क्रिटिकल एंगल पे ही है, तो वो रिफ्रैक्ट होकर अलोंग सरफेस चली जाएगी, ग्रेजिंग वाली कंडीशन है, तो आर हमारा 90 हो जाएगा। तो चलिए लगाते हैं स्नेल्स लॉ। आपको पता है स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग, जैसे अगर मैं लाइन खींच रहा हूं, इससे ऊपर जो अगर आप मीडियम देखो और इससे जो नीचे देखो तो अलग अलग है। नीचे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी और एंगल जो है वो है साइन ऑफ थीटा सी। इससे ऊपर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर, एंगल जो है हमारा वो साइन ऑफ 90, और ये दोनों इक्वल होना चाहिए। साइन 90 को 1 लिखते हैं तो म्यू डी इंटू साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल्स टू आ गया म्यू आर। तो यहां से बच्चों साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल आया, वो आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। ये फॉर्मूला जो है ये बच्चों एग्जैक्ट फॉर्मूला है क्रिटिकल एंगल को निकालने का, ठीक है, ये आपको याद रखना है। हाँ इसकी कंडीशन मैं बता सकता हूं भाई, अगर मैं रेयर को एयर कंसीडर कर लूं तो यहाँ 1 लिख दूंगा, और डेंसर वाले को सिंपल म्यू लिखूं तो मैं यहाँ म्यू लिख सकता हूं, तो साइन थीटा सी को 1 बाय म्यू लिख सकते हैं, वो आगे मैंने एक स्लाइड में लिख रखा है। अच्छा आपको याद होगा, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्पीड की टर्म में भी तो लिख सकते हो। तो क्या देखिए आप यहाँ लिखा हुआ है, तो मैं इसको स्पीड की टर्म में लिखूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड इनवर्सली होते हैं। तो अगर ये म्यू आर बाय म्यू डी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर बाय डेंसर है, तो स्पीड उल्टा होगा, स्पीड इन डेंसर डिवाइड बाय स्पीड इन रेयर। और वेवलेंथ की टर्म में लिखे तो वेवलेंथ इन डेंसर डिवाइड बाय वेवलेंथ इन रेयर। तो ये फॉर्मूला भी काम का है, यानी सोचो अगर क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है तब भी आप क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हो, अगर स्पीड की टर्म में है तब भी निकाल सकते हो, और अगर वेवलेंथ की टर्म में है तब भी निकाल सकते हो। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है बच्चों, आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है इसको अच्छे से। अब वो मैं आपको बता चुका हूं TIR की कंडीशन क्या है बच्चों, अगर एंगल क्रिटिकल से कम है तो सिंपल रिफ्रैक्शन होगा, अगर क्रिटिकल के बराबर है तो ग्रेजिंग होगी, मतलब वो अलोंग सरफेस चला जाएगा, और अगर क्रिटिकल से ज्यादा है तो TIR हो जाएगा। और हमने साइन थीटा निकालना सीखा। और अगर मैं आपसे बोल दूं बच्चों जो एयर है यानी जो रेयर साइड है उसको मैं एयर मान लेता हूं, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और जो डेंसर वाला है उसको मैंने सिंपली म्यू लिखा, तो इसको रिप्लेस कर दो तो साइन थीटा सी क्या बन गया 1 बाय म्यू। आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हो जब भी क्वेश्चन में आपको एयर या फिर वैक्यूम का बोला जाए, तो आप क्रिटिकल एंगल ऐसे निकाल सकते हो। एयर या वैक्यूम क्या, सराउंडिंग मीडियम, रेयर मीडियम अगर ये लिया हो तो। क्लियर। अच्छा एक चीज और सिंपल सी, देखो ये आपको बता चुका हूँ, क्रिटिकल पे आता है तो अलोंग सरफेस चला जाता है, तो इसका उल्टा भी ट्रू आप समझ सकते हो कि अगर एक रे जो अलोंग सरफेस आए तो वो क्रिटिकल एंगल पे चली जाती है। आप ऐसा भी इसको याद कर सकते हो। ये कुछ टेबल जो एनसीईआरटी में गिवन है क्रिटिकल एंगल की, ये सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों, ये सब एयर के कंपैरिजन में है। ये म्यू की वैल्यू है, और आपको पता है 1 बाय म्यू करोगे उससे आप साइन थीटा से निकाल सकते हो। तो थीटा सी की वैल्यूज आप देखिए अलग अलग दे रखी है, बस यहाँ पर ये टेबल याद नहीं करनी, सिर्फ एक चीज पता होना चाहिए, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनमें सबसे ज्यादा है, इसलिए क्रिटिकल एंगल डायमंड का सबसे कम है। कम मतलब 24.41। सिंपली सोचो कि इस एंगल से थोड़ा सा भी एंगल ज्यादा हुआ तो लाइट TIR कर जाएगी, वापस अंदर चली जाएगी। और वहीं ग्लास का देखो आप बच्चों 37, 41, यानी इससे बड़ा एंगल होते ही लाइट अंदर चली जाएगी, कंडीशन TIR की मिल जाएगी इसको। चलिए एक दो एग्जांपल करते हैं बेसिक से। आपसे कहा क्रिटिकल एंगल किसी मीडियम और वैक्यूम का, तो मतलब आपको एक मीडियम यहाँ दे दिया तो मैं इसको म्यू लिख देता हूँ, और यहाँ पर आपको बोल दिया वैक्यूम, तो वैक्यूम के लिए आपको पता है हम इसको 1 ले लेते हैं, ये म्यू रेयर को, ये म्यू डेंसर को। ओके
फिर आपसे बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका निकालना है शायद, है ना, नहीं स्पीड निकालनी है। आपको एंगल क्या दे रखा है 30 डिग्री, थीटा सी आपको दे रखा है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार। आपको पता है साइन ऑफ थीटा सी को मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर, और अगर मैं स्पीड की टर्म में लिखूं तो स्पीड इन डेंसर डिवाइड बाय स्पीड इन रेयरर। तो साइन ऑफ 30 इज इक्वल्स टू स्पीड इन डेंसर, तो मुझे निकालनी है इस मीडियम की। और रेयरर कौन सा ले रखा है, वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर स्पीड आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से मैं वीडी कैलकुलेट करता हूँ बच्चों। तो पहले बताओ साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, तो ये बन जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 2, आपके पास आ जाएगा 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अभी अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखवाए थे, अगर आपको याद होगा, ये लास्ट वाला, इसी का यूज करके हमने क्वेश्चन किया है। मीडियम्स का थोड़ा सा ध्यान दे लेना कौन कौन से गिवन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एक एग्जाम्पल की तरफ। आपसे बोला कि क्रिटिकल एंगल, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ जिसमें कहा कि आपको एक ग्लास एयर का इंटरफेस दे रखा है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं इंटरफेस, ठीक है, या हम मान लेते हैं ग्लास और ये मान लेते हैं एयर। ओके, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ग्लास सरफेस, वो ग्लास सरफेस पे आके गिरती है और 15 डिग्री से डेविएट हो जाती है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है। तो जैसे ये रे ऑफ लाइट आई यहाँ पर, तो मैं यहाँ नॉर्मल भी बनाई देता हूँ, ये नॉर्मल है। तो ये एंगल आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो कि 45 डिग्री दे रखा है। अब एयर से ग्लास पे गिरी, तो बच्चे डेंसर में जा रही है तो बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल होगी, तो सीधा जाने की बजाय बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल हो गई। लेकिन जाना कहीं चाहिए था, उसको जाना चाहिए था एकदम सीधा, ये इसकी ओरिजिनल पाथ थी। तो ये 15 डिग्री से डेविएट हुई। तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बचा आर, वो कितना बचा, वो बचा इसका 45 - 15 30 डिग्री। आपको एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, लेट अस से इस मीडियम को मैंने 1 माना, तो ये 1 है, ये ग्लास है, इसका मैं म्यू लिख देता हूँ इस तरह से। मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू कितनी है, लेकिन स्नेल्स लॉ लगाऊं अगर मैं यहाँ, तो आपको पता है μ1 इंटू में साइन ऑफ 45 इज इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन ऑफ आर जो 30 है। ये 1 है तो साइन 45 की वैल्यू आपको पता होगा 1/√2 इज इक्वल्स टू, यहाँ से μ2 आपके पास आया इंटू साइन 30, साइन 30 की वैल्यू होती है √3/2, सॉरी साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ आपके पास, है ना। तो यहाँ से अगर मैं μ2 कैलकुलेट करूँ तो आपके पास वो आ जाएगा √2, यानी ये जो हमारा ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है। लेकिन हमसे पूछा कुछ और है, हमसे बोला भाई ये जो ग्लास है अगर इसमें से रे एयर की तरफ जाए, उल्टा सिनेरियो, अगर ऐसे जाती है तो डेंसर से रेयर वाली कंडीशन हो गई, और अगर डेंसर से रेयर कंडीशन है तो मुझे बेटा क्रिटिकल एंगल बताना है, यानी ये अगर इस डायरेक्शन में जाए तो ये क्रिटिकल एंगल बताओ। अब क्रिटिकल एंगल आपको पता है साइन ऑफ जो थीटा सी होता है वो किसके इक्वल होता है 1/रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। अब किसका, ग्लास का, एयर का तो 1 ही है। तो साइन ऑफ थीटा सी निकालना है तो 1/√2, और √2 आपको पता है कब होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो 45 डिग्री हो। तो हमारा क्रिटिकल एंगल इस क्लास के लिए क्या है 45 डिग्री। चेक करें आंसर। यस, अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे। एक प्रिज्म गिवन है, ये जनरली 90 डिग्री वाला प्रिज्म है जिसके बाकी दोनों एंगल 45 और 45 के दे रखे हैं। एक लाइट की रे इस एसी सरफेस सेंटर की, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर बच्चों आई 0 है तो आर 0 के साथ वो सीधी चली गई, ये नॉर्मल इंसिडेंस है। लेकिन इस ए बी सरफेस पे क्या, जब वो यहाँ गिरी तो मैंने यहाँ एक नॉर्मल बनाया, तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आप देखिए 45 डिग्री है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला कि जो रे अंदर एंटर कर रही है इसके अंदर, उसका TIR हो जाए तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज बताओ, या पॉसिबल वैल्यूज बताओ। अब आपको पता है कि भाई TIR होता कब है, TIR बच्चों होता है तब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस हो वो क्रिटिकल से बड़ा हो। बिल्कुल सर, तो मैं दोनों तरफ क्या लेता हूं, साइन ले लेता हूं। तो साइन आई को बड़ा होना पड़ेगा किससे बच्चों, साइन ऑफ थीटा सी से। अब इंसिडेंट कर रहा है वो 45 पे, तो ये हो गया साइन 45, और इसको लिख सकता हूं मैं 1/μ, क्योंकि क्रिटिकल को लिख सकता हूं, इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, इस हमारे प्रिज्म का। साइन 45 भी आपको पता होगा 1/√2 इज ग्रेटर देन 1/μ। इसको उल्टा करेंगे तो साइन भी चेंज हो जाएगा, तो √2 इज लेस देन म्यू। या बोल सकता हूं कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस ग्लास का √2 से ज्यादा है उस केस के अंदर TIR होगा। ऐसा क्यों, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर है √2 से तब तक जो क्रिटिकल एंगल होगा बच्चों वो कम होगा किससे, 45 डिग्री से। और हम 45 पे जब भी भेजेंगे तो हमारी रे जो है वो आएगी वापस आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। चलिए चेक करते हैं, बिल्कुल ये आंसर आपका दे रखा है। TIR पे बेस्ड एक और बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल जिसपे न्यूमेरिकल बनने के चांसेस हैं, NCERT में भी क्वेश्चन गिवन है और एक क्वेश्चन आया भी हुआ है।
आप सबको पता है कि अगर रे डेंसर से रेयर में जा रही हो और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा हो जाए तो उस केस में TIR होता है। तो अब इसकी प्रैक्टिकल सिचुएशंस बताता हूँ। लेट अस से एक लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और बाहर मैं एक बार एयर मान लेता हूँ। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेंसर वाले को हमने म्यू लिख दिया और रेयर वाला हमारा एयर है तो मैं उसको 1 लिख देता हूँ। एच डेप्थ के अंदर है। यहाँ इसके बिल्कुल ठीक बॉटम में हमने एक लाइट का सोर्स रख दिया जिससे बहुत सारी रेज बाहर जाएंगी, आपको पता है। हमने कुछ सिलेक्टेड रेज बनाई, लेटर से एक रे है वो सीधी गई, वो बाहर निकल गई क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस है। एक रे इधर गई, अवे हो गई बैंड से, एक रे और गई और अवे हो गई। शायद एक रे ऐसी भी जाएगी इससे जिसके केस में ग्रेजिंग एंगल हो, या आपसे बोलूं कि वो क्रिटिकल एंगल पे जाएगी। तो ये रे मान लीजिए वही है जो क्या करती है, अलोंग सरफेस चली जाती है, यानी यहां पर इसका जो एंगल बनता है वो क्रिटिकल एंगल है। अब मेरा क्वेश्चन क्या बच्चों, इसके बाद अगर कोई रे यहां से जाएगी, किससे, इससे ज्यादा इधर मान लीजिए कोई रे जाती है, तो भाई वो तो कंडीशन को फॉलो करेगा, उसका जो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आई, वो थीटा से बड़ा होगा, तो वो रे वापस आ जाएगी। यानी ये वाली लाइट पानी से बाहर नहीं निकलेगी, यानी इस पॉइंट से पहले पहले यहां से लाइट की रेज जो है वो बाहर निकल जाएंगी, इसके बाद नहीं जाएंगी। ऐसे ही राइट साइड में, और अगर एक पॉइंट सोर्स है, आप 3D में सोचो, अगर आप अपर साइड से देख रहे हो तो आपको एक पूरा सर्कल दिखेगा ऐसा, क्योंकि तीनों तरफ में एक कोन जैसा शेप बन जाएगा, आप ऐसे समझ सकते हो, एक कोन जैसा शेप बन गया कि भाई अगर यहां पर ये लाइट का सोर्स है, लाइट का सोर्स है, तो इस कोन वाले रीजन से जो बच्चों है वो लाइट की रेज बाहर निकलेंगी, इसके बाद रेज बाहर नहीं निकलेंगी, वो क्या आ जाएगा, वापस आ जाएंगी। तो ये जो सर्कल बना इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, यानी ये वो सर्कल है जहां से लाइट रेज बाहर आएंगी। क्लियर? ठीक है। अब हमें क्या है, इस पे क्वेश्चन कैसा बन सकता है, ध्यान से सुनना। आपको या तो एक क्वेश्चन की सेंस में यही बोल देगा कि नीचे एक बल्ब रखा है, उससे लाइट बाहर आ रही है, हमें वो एरिया बताना है जहां जहां से लाइट बाहर निकल रही है। या आपको ऐसे भी बोल सकता है भाई इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की जगह एक फिश है, ऐसा समझो बेटा, बिल्कुल यही सिचुएशन, एक फिश का जो पॉइंट ऑफ व्यू या फील्ड ऑफ व्यू भी बिल्कुल ऐसा होता है। अगर यहां पर एक फिश है तो उसको भी आउटर जो वर्ड है वो सिर्फ इतने इतने कोनिकल पार्ट में दिखता है, रीजन अगेन यही सेम। तो ये एरिया हमें कैलकुलेट करने के लिए बोल दे। अगर देखें तो सर्कल है बच्चों, सर्कल का एरिया निकालना है तो रेडियस चाहिए, तो एरिया के लिए पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर करना है, तो मुझे ये आर कैलकुलेट करना है। बहुत ही इजी तरीका है इसको कैलकुलेट करने का। देखें तो मैंने ये एक सिंगल डायग्राम बनाया, ये नॉर्मल वाली लाइन है, ये हाइट है या डेप्थ बोल दो, ठीक है। ये रेडियस मान लेते हैं, और ये वो पॉइंट है जहां TIR से पहले क्रिटिकल एंगल वाला सिचुएशन है, ग्रेजिंग वाला, तो ये हमारा थीटा सी हुआ, तो ये भी हमारा थीटा सी हुआ। ये h है, ये r है, और इस डिस्टेंस को मैं x लिख देता हूं, या इसको मैं अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर लिख देता हूं। मुझे अब ये आर चाहिए, तो एक तो सिंपल इस ट्रायंगल के अंदर मैं आपसे बोलूं टेंजेंट ऑफ क्रिटिकल एंगल जो है वो क्या होगा, बोले कि सर परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर यहाँ आर है और यहाँ पर बेस है जो एच है। तो यहाँ से अगर मुझे आर कैलकुलेट करना है तो जो आर आएगा वो आएगा एच इंटू टेन थीटा। तो हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला बन गया। अगर मुझे रेडियस निकालना है तो मैं ऐसे निकाल सकता हूं, और अगर मुझे एरिया चाहिए तो मुझे पता है क्या करना है, पाई आर स्क्वायर करना है, यहाँ आर की वैल्यू पुट करके मैं निकाल लूंगा। तो एक तो फॉर्मूला बन जाता है ये, लेकिन ये फॉर्मूला है बेटा आपका एंगल की टर्म में, क्रिटिकल एंगल की टर्म में, लेकिन आपको अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में निकालना है तो मुझे इस 10 को कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको पता है साइन ऑफ एंगल जो है वो है बच्चों 1/μ, तो यहां से बच्चों 10 कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले साइन से मुझे कोस निकालना पड़ेगा, फिर साइन और कोस। अच्छा कोस कैसे निकलता है आपको शायद पता होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा। कोस थीटा को हम अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो इसकी हेल्प से मैं कोस निकालूंगा और फिर साइन और कोस को डिवाइड के 10 निकल सकता है। तो आप जब पुट करेंगे तो मैं डायरेक्टली बता देता हूं, आर की वैल्यू जो आएगी h और 10 की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आएगा r इज इक्वल्स टू एच डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो ये दूसरा फॉर्मूला बन जाता है। दोनों ही फॉर्मूले काम के हैं, फर्क क्या है, ऊपर वाला एंगल की टर्म में है और दूसरे वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में है, और दोनों में ही h का यूज हो रहा है। ये इस पे सेम एक क्वेश्चन है, आई थिंक सो तुम इसको सोल्व कर सकते हो। मैं आपको सिर्फ हिंट दे देता हूं। आपसे सेम कहा, एक बल्ब है उसको हमने एक बॉटम में रखा टैंक के, उसमें पानी है जो कि 80 सेंटीमीटर डेप्थ पे है, यानी आपको h क्वेश्चन में गिवन है 80 सेंटीमीटर, मीटर में बदलना है तो 80/100 कर देंगे, 0.8 मीटर आपको गिवन है। फिर आपसे बोला एरिया बताना है सरफेस का जहां से लाइट बाहर आएगी, तो एरिया बेटा वही सर्कुलर पार्ट का निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना है, पाई इंटू आर स्क्वायर।
तो ये कैसे निकलेगा, पाई इंटू आर की वैल्यू मुझे निकालनी है। आर आपको याद होगा h अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वेयर माइनस 1, इसका होल स्क्वायर करना है। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 या फिर 3.14, एच की वैल्यू 0.8 गिवन है, अंडर रूट ऑफ म्यू क्वेश्चन में 1.33 आपको गिवन है, इसका स्क्वायर करना है -1, पूरे का होल स्क्वायर बच्चों, इसको करना है सॉल्व, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, बहुत इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, फॉर्मूला प्रूफ करने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट यूज कर सकते हो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन था ये। तो कुछ और एप्लीकेशंस, वैसे तो आपको बताऊं सीबीएसई ने जो कहा है उसके अकॉर्डिंग टीआईआर और उसकी एक सिंगल एप्लीकेशन को मेंशन कर रखा ऑप्टिकल फाइबर को, लेकिन ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए कुछ प्रिज्म्स ऐसे होते हैं, स्पेशल प्रिज्म कौन से बच्चे, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, बाकी 45 होता है, तो ये राइट एंगल प्रिज्म होते हैं। ये टीआईआर के बेस पे काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। वैसे जनरली जो लैब में हम यूज़ करते हैं वो इक्विलेटरल प्रिज्म होते हैं, जिसपे 60-60 के तीनों एंगल होते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। हम बात कर रहे हैं जिसपे दो एंगल 45 के हों और एक 90 के हों। हम इसके तीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देखो वेरी फर्स्ट केस, एक मान लीजिए प्रिज्म ऐसे रखा हुआ है, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से अगर रे ऑफ लाइट आती है तो आपको पता है एंगल जो है इंसिडेंस का 45 है, और जनरली हम इस प्रिज्म का मटेरियल ऐसा लेते हैं कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 से ज़्यादा है, जिससे क्रिटिकल एंगल 45 से कम होगा। अगर क्रिटिकल 45 से कम है तो 40 पे भी टीआईआर हो जाएगा, तो ये जो रे है ये टीआईआर की वजह से बच्चों इधर आ जाएगी। इसी तरह से ये दूसरी रे भी इस तरह से आ जाएगी। तो इसने क्या किया, इसने रे को 90 डिग्री बेंड कर दिया, या एक ऑब्जेक्ट की इमेज को 90 डिग्री बेंड कर दिया। तो जब भी रे को 90 डिग्री बेंड करना हो, हम इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं जिसमें टीआईआर का रोल है। तो जनरली पेरिस्कोप्स के अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है, क्योंकि मिरर भी ये काम करते हैं, बट मिरर के कंपैरिजन में यहाँ पर एनर्जी लॉस कम होता है। दूसरा यूज अगर देखें तो ये भी सेम प्रिज्म है, लेकिन बस इंक्लिनेशन अलग है, इसको अलग तरीके से रखा है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, लेटर से ए बी, यहाँ से रेज गई, टीआईआर हुआ, क्योंकि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बच्चे 45 है, तो टीआईआर हुआ, वापस यहाँ रे आई, फिर से टीआईआर हुआ, यहाँ दो बार हुआ, वो रेज बाहर आ गई। तो क्या किया बच्चों, इसने 180 डिग्री से डेविएशन कर दी। इसने तो 90 डिग्री डेविएशन की थी, इसने 180 कर दी, और साथ में क्या है देखो, ऑब्जेक्ट सीधा था, इमेज उल्टी बना दी। तो अगर मुझे इन्वर्टेड इमेज चाहिए और 180 डेविएशन के साथ, तो मैं ये सिस्टम यूज कर सकता हूँ। जनरली एक इंस्ट्रूमेंट रहता है पोरो प्रिज्म्स, उसमें इसका यूज होता है। वहीं अगर हम बात करें तीसरा केस बच्चों, ये आपका, ये ऊपर प्रिज्म का पार्ट नहीं दिखा रखा, सिर्फ बेस का यूज कर रखा है। तो यहाँ से रेज एंटर की, यहाँ नॉर्मली नहीं है, तो यहाँ सिंपल रिफ्रैक्शन हुआ, बेंडिंग हुई, लेकिन अंदर जब गया तो ये 45 डिग्री पे आया, ये भी 45 पे आया, टीआईआर हुआ, बाहर निकल गया। तो क्या हुआ, यहाँ डेविएशन तो जीरो है, लेकिन इमेज को सीधे को उल्टा कर दिया। तो इसका यूज किया जाता है बच्चों इरेक्टिंग प्रिज्म में, इमेज उल्टी है, सीधा करना है, सीधी है, उल्टा करना है, तो इसका यूज करते हैं, क्योंकि इसमें डेविएशन नहीं आती। तो ये तीनों ही टीआईआर पे बेस्ड है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एग्जैक्टली मेंशन्ड है, सीबीएसई ने कर रखा है, ऑप्टिकल फाइबर। सो आप सबको पता होगा ऑप्टिकल फाइबर के बारे में, क्या होता है, ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब जैसा या पाइप जैसा होता है, जिससे लाइट को या सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। जनरली अगर मैं आपसे बोलूं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, तो ऑप्टिकल फाइबर एक सिलेंड्रिकल डायलेक्ट्रिक वेव गाइड। डायलेक्ट्रिक क्यों, क्योंकि ये इंसुलेटर मटेरियल से बनी है, जनरली ग्लास से। वेव गाइड क्यों, क्योंकि इसमें लाइट या वेव को गाइड किया जाता है, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम भेज देते हैं। और ये नॉन कंडक्टिंग है, ये कोई मेटल नहीं है, ये ग्लास से बना है, तो इसमें कंडक्टिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ये अलग ही फिनोमिना पे काम करती है। करता क्या है, ये लाइट को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है, लेकिन इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो है टीआईआर। यूजेस बहुत सारे हैं, लेकिन मैं पहले थोड़ा स्ट्रक्चर बता देता हूं। अगर आप इस डायग्राम में देखिए, आपको बच्चों अंदर एक जो है ग्रे, डार्क ग्रे कलर का आपको एक ट्यूब दिख रहा होगा। ये पूरा होलो नहीं है बच्चों, ध्यान रखना, ये सॉलिड ट्यूब रहता है ग्लास का, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए μ1 है, ठीक है, ये पूरा सॉलिड रहता है। और उसके ऊपर एक और कोटिंग की होती है, वो थोड़ा सा लो क्वालिटी का ग्लास होता है, इससे मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल, ठीक है, इसके ऊपर एक और कोटिंग कर रखी है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और μ1 जो है वो ज्यादा होता है किससे बच्चों, μ2 से। अब सोचो अगर लाइट की रे हम यहाँ एंटर करवाएं, तो जैसे जब वो स्टार्टिंग में एंटर करता है तो यहाँ नॉर्मल रिफ्रैक्शन होता है, थोड़ी सी बेंडिंग हुई, जैसे यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पर टीआईआर स्टार्ट होगा, उसका जनरली एंगल ऐसा होता है कि क्रिटिकल एंगल बहुत थोड़ा है। नॉर्मल इंसिडेंस पे भी लाइट क्या होती है, नॉर्मल इन द सेंस छोटे मोटे एंगल पे भी लाइट टीआईआर कर जाती है, और वो यहाँ आ गई, फिर से उसका एंगल क्रिटिकल से बड़ा हो जाता है, फिर से उसके साथ टीआईआर होता है। इस तरह से करते करते एक एंड से एंटर करके वो लास्ट एंड से बाहर निकल जाती है, मल्टीपल टीआईआर की वजह से,
ठीक है। जनरली जो अंदर वाला रहता है इसको बोलते हैं बच्चों कोर, जिसका क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा। उसके ऊपर जो सेकंड लेयर है उसको जनरली क्लैडिंग बोलते हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंदर वाले से कम होता है। ठीक है, ध्यान रखना सीधी एंटर नहीं करती, यहाँ जब एंटर करती है यहाँ सिंपल रिफ्रैक्शन होता है, यहाँ जैसे एंगल आई है ये आर है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर टीआईआर होना स्टार्ट होता है, फिर टीआईआर मल्टीपल होते रहते हैं और लाइट एक एंड से एंटर करके दूसरे एंड तक जाती है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है कि टीआईआर में एनर्जी लॉस नेग्लिजिबल होता है, इसलिए लाइट सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह विदाउट एनर्जी लॉस हम भेज सकते हैं। और लाइट की स्पीड भी आपको पता है सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए सिग्नल फास्ट भी होगा, एफिशिएंट भी होगा, विदाउट एनर्जी लॉस होगा, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है टेली कम्युनिकेशन में। अगर हम डेकोरेटिव लाइट्स या लैंप्स की बात करें, अगर आपने देखा होगा बहुत सारे उसमें भी यूज़ हो जाता है कॉन्सेप्ट। एंडोस्कोपी टेक्निक में यूज़ होता है, बॉडी के इंटरनल पार्ट की स्ट्रक्चर को देखना है या कोई सर्जरी परफॉर्म करनी है जहां डायरेक्ट हम नहीं पहुंच सकते, तो एंडोस्कोपी मेथड से क्या होता है एक ट्यूब को बॉडी के अंदर भेजा जाता है और उस ट्यूब में जनरली ऑप्टिकल फाइबर ही है और उसके आगे कैमरा लगा रहता है जो जनरली क्या है सिग्नल जो है भेजता है और स्क्रीन पे अंदर के बॉडी पार्ट्स को देखा जाता है और ऑपरेशन को परफॉर्म किया जा सकता है। वहीं फोटोमेट्रिक सेंसर्स होते हैं कुछ, उनमें यूज़ होता है सिग्नल्स का, मैं आपको बता चुका हूँ, विदाउट एनर्जी लॉस दूर तक भेजना हो। आपने ब्रॉडबैंड्स के साथ वायर को कनेक्टेड देखा होगा, आपने फाइबर कनेक्शन नाम सुना होगा, वो सब ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज करती है। थोड़ा सा मैथमेटिकली बात करें, देखिए जनरली इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए, लेकिन एनसीईआरटी का एक आधा क्वेश्चन है जब आप एक्सरसाइज का सोल्व करोगे तो ये इसमें काम आ जाएगा, इसलिए मैं आपको ये जो कॉन्सेप्ट है एक्सप्लेन करता हूँ मैथमेटिकली। मान लीजिए ये ऑप्टिकल फाइबर है, ये अंदर वाला कोर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, बाहर क्लैडिंग जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2, और आपको पता है म्यू1 इज ग्रेटर देन म्यू2, हम ये कंसीडर कर रहे हैं। दूसरा, अब जब एक लाइट रे, देखिए इससे क्वेश्चन है आपका, इसलिए मैं कनेक्ट कर रहा हूं कि कैसे सोल्व करना है, कैसे स्नेल्स लॉ का यूज होगा। एक लाइट की रे हमने इसमें एंटर करवाई, लेट अस से एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो ये एंगल नॉर्मल के साथ है यहाँ पर बच्चों, क्योंकि ये इंटरफेस है ना, ये जो मैं भी बना रहा हूँ ये इंटरफेस है, ये जो लाइन बना रहा हूँ, क्योंकि इससे इधर एयर है और अंदर हमारे पास कोर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है और बाहर वाले का 1 है। ये आई एंगल से एंटर की, यहां पर सिंपल रिफ्रैक्शन हुआ, लाइट रिफ्रैक्ट होकर अंदर चली गई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, लेकिन उसके बाद जब वो यहां पर पहुंची ये उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है कितना। अगर मैं इस लाइन को आगे एक्सटेंड करता हूं, आपको पता है बेटा ये आर है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये बचा 90 माइनस आर, यानी अगर ये 90 माइनस आर ग्रेटर होगा क्रिटिकल एंगल से तभी टीआईआर होगा ना, तो यानी ये कंडीशन है, टीआईआर हुआ, वापस यहाँ आया, अब देखो ये 90 डिग्री ही बन रहा है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल जितना होगा ये सेम एंगल होगा, फिर से टीआईआर होगा, ये चलता रहेगा, बार बार रिफ्लेक्शन से लाइट की रे रिफ्लेक्ट होके फाइनली बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अगर मैं इस इंटरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाऊं, इस इंटरफेस के लेफ्ट साइड में देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, एंगल आई है तो 1 इंटू साइन आई, इसके बिल्कुल राइट साइड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, इंटू में साइन आर हमने यूज किया, यहां से साइन आर कैलकुलेट कर लिया हमने, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्यों, क्योंकि मैं ये एंगल कैलकुलेट करना चाहता हूं, हमने जैसे ही यहां से कैलकुलेट किया साइन आर, वो आया साइन आई बाय म्यू1। अच्छा, क्रिटिकल एंगल है वो 90 माइनस आर, आपको पता है। अच्छा, क्रिटिकल एंगल होता क्या है वो भी आपको पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम डिवाइड बाय रेयर मीडियम, और ये जो क्रिटिकल एंगल है ये 90 माइनस आर, और आपको शायद पता होगा क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला भी क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम डिवाइड बाय डेंसर मीडियम, रेयर यहाँ क्लैडिंग है ना म्यू2, तो म्यू2 बाय म्यू1 है। और टीआईआर होगा कब, जब हमारा 90 माइनस आर थीटा क्रिटिकल से ज्यादा होगा, ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब दोनों तरफ साइन ले लीजिए, साइन 90 माइनस आर इज ग्रेटर देन साइन थीटा सी, साइन 90 माइनस आर को मैं कोस आर लिख सकता हूं, ये साइन थीटा एज इट इज। अब कोस आर कैसे निकालें, हमें तो साइन पता है, तो क्या मैं कोस को अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर आर लिख सकता हूं, यस, ये इससे बड़ा आया। तो हमने क्या किया, अब साइन आर की ये वैल्यू पुट कर दी जो कि है साइन आई बाय म्यू1, साइन आई बाय म्यू1 पुट किया, स्क्वायर था तो स्क्वायर हो गया। ये साइन थीटा सी की वैल्यू भी हमें पता है म्यू2 बाय म्यू1, ये भी पुट कर दिया। इसको फर्दर सोल्व करें बच्चों, तो ये रूट हटाना है, दोनों तरफ स्क्वायर किया, ये बन गया हमारा एलसीएम लेने के बाद म्यू1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई ग्रेटर देन म्यू2 स्क्वायर, सोल्व किया तो आया साइन आई इज लेस देन अंडर रूट ऑफ म्यू1 स्क्वायर माइनस म्यू2 स्क्वायर।
इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, हमारे पास एक वैल्यू मिल गई, कंडीशन मिल गई कि कितने एंगल तक मैं इसके अंदर रेज को भेजूं कि टी आई आर होगा, ये वो वैल्यू है। तो आई की वैल्यू, साइन आई की वैल्यू अंडर रूट ऑफ म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर से जब तक कम है तब तक लाइट एंटर करने पर टी आई आर होता रहेगा, वो अंदर जाती रहेगी, ठीक है। और अगर मैक्सिमम की वैल्यू की बात करें, इक्वल कर दें, तो साइन आई की वैल्यू आ गई अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर, यानी ये आई की वो मैक्सिमम वैल्यू है जिस वैल्यू पे अंदर एंटर होने पर टी आई आर होगा। इससे बड़ा एंगल जब अगर आप भेज देंगे अंदर टी आई आर नहीं हो पाएगा, इसलिए आई को हमने एक्सेप्टेंस एंगल बोला, वो मैक्सिमम एंगल जिस पे लाइट को इस इंटरफेस पे एयर से इस कोर में एंटर करने पर अंदर एंगल जो है वो ऐसा मिल जाएगा कि टी आई आर हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक न्यूमेरिकल में यूज होगा, तो इस तरह से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, थर्ड इसकी एप्लीकेशन, ठीक है, ये भी नहीं है ज़्यादा काम की, सिर्फ थ्योरेटिकल आपने इसको समझना है। जो डायमंड्स रहते हैं, अगर हम उनके स्पार्किंग की बात करें, स्पार्क हो रहा है, या अगर हम उसके ब्रिलियंस की बात करें, उसके पीछे भी टी आई आर है। आपको थोड़ी देर पहले याद होगा, बताया था डायमंड का जो क्रिटिकल एंगल है वो ऑलमोस्ट 24.4 होता है, इतना कम एंगल है। तो अगर कोई लाइट रे गलती से डायमंड के अंदर एंटर कर जाए तो बाहर निकलते टाइम उसका जो एंगल है वो जनरली इससे बड़ा बन जाता है, और टी आई आर की वजह से लाइट की रे वापस अंदर चली गई। फिर वो जैसे ही दूसरे फेस पे आता है, फिर यही कंडीशन टी आई आर होता है। तो मल्टीपल टी आई आर की वजह से लाइट की रेज अंदर कैप्चर होकर रह जाती है, जिससे वो ब्रिलियंस शो करता है। नेक्स्ट एक अमेजिंग फिनोमिना जो जनरली आपको समर डेज के अंदर दिखता है, या आप अगर डेजर्ट एरियाज में है, या आप उस जगह पे है जहां बहुत ज़्यादा गर्मी है, जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, सनी डे भी बोल सकते हो, उस दिन की भी कंडीशन बता सकते हो। ये एक ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि जैसे ग्राउंड पे वाटर की कोई एक शीट आ गई हो, आपको ग्राउंड पे वाटर फील होता है। जैसे अगर आप लास्ट की 2 पिक्चर्स में देखें, आपको ये जो कार है उसकी इमेज नीचे ग्राउंड में दिख रही है यहाँ पर, और इमेज दिखने का मतलब शायद यहाँ पानी है, बट इन रियलिटी यहाँ कोई पानी नहीं होता। आपने ये जनरली एक्सपीरियंस किया होगा कि जैसे जैसे आप कार को ड्राइव करके आगे जाते हैं, रोड तो एकदम खाली होती है, एकदम साफ होती है। इसी तरह से डेजर्ट एरियाज में देखें, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, आप देखो यहाँ उसकी इमेज दिख रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर इमेज दिखने का मतलब क्या है, यहाँ पर पानी है, बट इन रियलिटी यहाँ पानी नहीं होता। ये हम एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा होता क्यों है, तो ये हॉट समर डेज में ही होता है। अब आपको पता है हॉट समर डेज में जैसे ये जो ग्राउंड रहता है बच्चों, ग्राउंड के जो अपर ये जो एयर होती है ग्राउंड के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, बिकॉज ग्राउंड बहुत जल्दी हीटेड हो जाता है, जिससे नीचे वाली लेयर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है उसके कंपैरिजन में ऊपर वाले का ज़्यादा। तो अगर मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, और इसका वाइस वर्सा, अगर मैं एटमॉस्फेयर के अपर लेयर से लोअर लेयर्स में आता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। इससे होगा क्या, लेट अस से एक ट्री है, एक ऑब्जेक्ट है, और ये हॉट समर डेज की बात हो रही है, तो यहाँ से कोई रे बाहर आ रही है, ये दूसरे डायग्राम से देख सकते हो, ये रे बाहर आ रही है। तो जैसे ये रे आ रही है तो ये नीचे की तरफ आ रही है, तो आपको पता है ऊपर डेंसर है, नीचे रेयर है, तो लाइट की रे डेंसर से रेयर में जा रही है। तो यहाँ एटमॉस्फेयर की मल्टीपल लेयर्स होंगी, तो अब जब वो डेंसर से रेयर में आएगी, वो अवे होती जाएगी, अवे होती जाएगी, तो शायद उसको वो कंडीशन मिल जाएगी जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज़्यादा हो जाएगा, और ऐसा होते ही वो टी आई आर की वजह से वापस ऊपर चली जाएगी। अब इस पर्सन को तो जो रेज मिल रही हैं वो ऊपर की तरफ आती हुई मिल रही है, तो जब इसको बैक में ड्रॉ करेंगे तो इसको लगेगा ये जो ट्री है उसकी इमेज यहाँ बन रही है, ग्राउंड में यहाँ इमेज दिख रही है उसको। अब ग्राउंड में इमेज बनने का मतलब क्या है, नीचे पानी है, तो उसको लगेगा नीचे पानी है। बट जैसे ही आदमी थोड़ा सा आगे पहुंचेगा, इसको डायरेक्ट रेज मिलेंगी तो नीचे से कुछ मिलेगा नहीं, तो उसको एकदम साफ दिखाई देगा। तो ये मिराज जो है, इसके पीछे आपका टी आई आर का कॉन्सेप्ट होता है। इसका एक उल्टा फिनोमिना भी होता है, लूमिंग, तो जो इसी के बेस्ड है, लेकिन वो क्या होता है जनरली ठंडे एरियाज में होता है। जैसे सी की बात करें तो इसका बिल्कुल अपोजिट होता है वो, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर ज़्यादा होता है, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे ज़्यादा होता है, ऊपर कम होता है, जिससे क्या है इमेज आपको थोड़ी सी ग्राउंड से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। जैसे अगर इस डायग्राम में देखें, बस शिप को आप सीधा बना लीजिए, थोड़ा सा बाई मिस्टेक गलत बन गया। तो होता क्या, रे जो आती हैं उससे, तो टी ए आर की वजह से एक टाइम ऐसा आता है वो बेंड होकर वापस नीचे आ जाती है, तो इस बच्चे को लगेगा या इस आदमी को लगेगा रेस तो यहाँ से आई है, तो इसको ऑब्जेक्ट हवा में फ्लोट होता हुआ दिखता है। लूमिंग बोलते हैं इसको, लूमिंग, ठीक है। बस वर्ड पता होना चाहिए, ज़्यादा नहीं पूछा इस पर कभी भी। ओके, अब हमने टीईआर को डिस्कस कर लिया, रिफ्रैक्शन को भी काफ़ी हद तक समझ लिया, लेकिन अब तक हमने जो सीखा उसका मैं अगर तुम्हें एक कंक्लूजन बताऊं तो शायद आप सीख पाए होंगे। हमने अब तक जो भी रिफ्रैक्शन पढ़ा वो हमने प्लेन सरफेस का पढ़ा। प्लेन सरफेस मतलब यहाँ अगर कोई मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, तो इनके बीच का जो लाइन है वो एकदम प्लेन था।
चाहे हमने सिंपल डिस्कस किया, चाहे हमने ग्लास स्लैब को क्यों ना डिस्कस किया हो, हमने प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात की थी, प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस। लेकिन अब हमें जो पढ़ना है, हमें ये डिस्कस करना है कि बच्चों ये जो रिफ्रैक्ट करने वाली सरफेस है, अगर वो प्लेन ना हो, वो कर्व हो, तो क्या होगा। ठीक है, समझ गए। हमें पढ़ना है रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन सा, स्फेरिकल। तो सबसे पहले बच्चों स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते क्या हैं। तो अगर रिफ्रैक्ट करने वाला सरफेस कर्व हो, या अगर हम उसको कंप्लीट करते हैं वो एक स्फीयर का पार्ट हो, हम उसको स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलते हैं। ये फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस और दूसरा कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब कॉन्वेक्स कॉनकेव बहुत इजी है समझने में, ध्यान से सुनना। अगर आपसे बोलूं कि एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस कर्व है, उसकी जो कर्वनेस है वो रेरर साइड में है, यानी वो रेरर साइड में बाहर निकला हुआ है, या बोले कि ये जो पीछे वाला पोर्शन है ये डेंसर है, इधर बच्चों वो रेरर है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और इसका बिल्कुल उल्टा, अगर वो रेरर साइड से अंदर की तरफ चला गया या डेंसर की तरफ अंदर चला गया, तो इसको कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलते हैं। इधर का ये जो सारा मीडियम है वो रेरर है और इसके अंदर का सारा डेंसर है, इधर सारा रेरर, इधर सारा डेंसर। अब इनसे रिलेटेड भी वो टर्म्स है जो तुमने मिरर्स में और लेंसेज में सीखी हुई है या जो पढ़ते आ रहे हो, जैसे पोल। ये जो बिल्कुल सेंटर में पॉइंट होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, बिल्कुल सेंटर में, इसको बोलते हैं पोल। और इस कर्वनेस को कंप्लीट करोगे तो बच्चों एक स्फीयर बनेगा, तो पक्का उसका एक सेंटर भी होगा, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर में भी हमने यही नाम दिया था। उस सेंटर का जो पोल से डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। P और C को मिलाने वाली जो लाइन है हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ ये डिस्टेंस जो होता है, ये स्ट्रेट लाइन, इसको बोलते हैं अपर्चर। और आपको शायद पता होगा हम अपर्चर को स्मॉल लेके चलते हैं, इसको हम इफेक्टिव डायमीटर भी बोलते हैं। इफेक्टिव डायमीटर किसका, रिफ्रैक्टिंग सरफेस का। क्लियर। तो हम ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस दो तरह के हैं, कॉन्वेक्स कॉनकेव के। अब ऑब्जेक्ट को हम किसी भी साइड रख सकते हैं, हम रेयरर में भी रख सकते हैं, डेंसर में भी, सेम एज इट इज, इसमें रेयरर में भी डेंसर में भी, वो मल्टीपल केस हो सकते हैं। लेकिन इन टॉपिक्स को पढ़ने से पहले कुछ अजम्पशंस आपको याद रखनी है जो हर सिचुएशन में काम आएगी। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट साइज लेके चलेंगे। हमने पहले ये डिस्कस किया हुआ, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है किसी मिरर का, अगर आपको याद होगा, तो हम ऑब्जेक्ट को जनरली ऐसे दिखाते थे, ए बी नाम से दिखाते थे और एक पूरी लाइन बनाते थे एक्सिस के ऊपर। लेकिन अब इन रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ऐसा नहीं करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को सिंपल एक डॉट से दिखाएंगे, हम पॉइंट साइज दिखाएंगे। दूसरा, हम अपर्चर को छोटा लेंगे। अपर्चर को छोटा लेने से देखो क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे, वो ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए ये कोई कर्व हम सरफेस की बात कर रहे हैं और ये मान लीजिए कोई पॉइंट है इसके ऊपर और कोई रे इधर आई, लेट अस से। अपर्चर छोटा होने से क्या है कि अगर इस पॉइंट से तुम नीचे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो ये जो पोल है और ये जो तुम्हारा पॉइंट एक्स है, तुम उनको ऑलमोस्ट सेम ले सकते हो। ठीक है, ये स्मॉल अपर्चर की वजह से होगा। दूसरा, अगर अपर्चर जो है स्मॉल है तो एंगल्स भी छोटे होंगे, और इस केस में साइन थीटा को आप अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हो, कोस थीटा को 1 लिख सकते हो और टेन थीटा को थीटा लिख सकते हो। यानी अगर एंगल कहीं थीटा है तो तुम उसको कभी भी टेन थीटा में बदल सकते हो, या फिर अगर आपके पास थीटा है आप उसको साइन थीटा भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। आपको पता लग जाएगा जब हम डेरिवेशन करेंगे। तो अब हमें जो है पढ़ना है रिफ्रैक्शन पहले कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस में, और जिसमें हम ऑब्जेक्ट को रेयरर साइड में रखेंगे और उसकी इमेज डेंसर में बनेगी, या बोलो रेयरर से डेंसर इनिशियल रेज जा रही है। अब आपको बता दूं बच्चों, ये जो टॉपिक अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे जो रिजल्ट आएगा जो, वो आपके एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछा जाता है। वो फॉर्मूला दे के बोलेगा भाई इसको ड्राइव करो, जैसे जो रिजल्ट आएगा लास्ट में वो कुछ इस तरह से आएगा, n2 बाई माइनस ऑफ यू प्लस n1 बाई वी इज इक्वल टू n1 माइनस n2 बाई आर। हाँ, n की जगह म्यू सिंबल भी यूज कर सकता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला देके आपको बोले बट ड्राइव करा इसको करके दिखाओ। या इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि भाई जो u है, v है और सरफेस का जो रेडियस है, दोनों तरफ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इनके बीच में एक रिलेशन ड्राइव करो। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन इसको ड्राइव करने के लिए हमारे पास मेथड्स बहुत सारे हैं। तो पहले इस सिचुएशन को समझो, ये तरीका कौन सा है बच्चों, जब हम ऑब्जेक्ट को रेयरर साइड में रखेंगे। ध्यान से सुन लेना। अब
ऑब्जेक्ट को रेयर साइड में रखना है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस दो है, हम कॉन्वेक्स से भी ड्राइव कर सकते हैं और कॉनकेव से भी ड्राइव कर सकते हैं, वो तो हम पे डिपेंड करता है। तो पहले मैं आपको थोड़े से केस बता देता हूं ताकि इन डेरिवेशन को करना इजी हो जाए, क्योंकि मेथड सबका ही सेम है, सबके मेथड से आप मतलब इजीली ड्राइव कर सकते हो, बस डायग्राम सबके अलग अलग होंगे। तो अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ केसेस की, अगर हमारा ऑब्जेक्ट रेयर साइड में है तो उसमें भी आपको फर्दर या तो कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस का यूज करना है या कॉनकेव का। अगर मैं कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात करूं तो बेटा बिल्कुल ये कॉन्वेक्स लेंस के जैसा है, और कॉन्वेक्स लेंस के टोटल 6 केसेस में 5 रियल के होते हैं और एक वर्चुअल का। तो मैं बोल सकता हूं कि कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी रियल इमेज बना सकता है और वर्चुअल बना सकता है। और दूसरा, अगर मैं कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात करूं तो वो हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है, तो उसका एक सिंगल केस है। तो ओवरऑल 3 मेरे पास केसेस या 3 पॉसिबिलिटीज हैं जिनके अंदर मैं ऑब्जेक्ट को रेयर साइड में रख के इमेज ऑब्टेन करूं और उनके यू वी आर n1 n2 के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करूं। तो तीनों को कैसे करना है, ये डायग्राम्स जो है वो तीनों के मैं आपको पहले बता चुका हूं, बस ये डिफरेंट होंगे लेकिन सभी का मेथड सेम होगा, फाइनल फॉर्मूला ड्राइव करने का सभी का एकदम एकदम डिट्टो कॉपी होगा। तो देखिए सबसे पहले कॉन्वेक्स का रियल इमेज कब बनता है, तो अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस से काफी दूर रख दूं पोल से, उस केस पे मुझे इमेज रियल मिलती है। और अगर ऑब्जेक्ट मैं बोलूं आपको बहुत ज्यादा पास में मैंने रख दिया है, उस केस में इमेज मुझे वर्चुअल मिलती है। और अगर मैं कॉनकेव की बात करूं तो बच्चों कोई भी केस ले सकते हो आप, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख सकते हो। ऑब्जेक्ट मुझे डॉट बनाना है, पॉइंट साइज मैंने वो बनाया। अब फर्दर क्या है, मैं इस डायग्राम को कंप्लीट करता हूं। देखो पहले मैं फर्स्ट का बनाऊंगा, सेकंड का, तीनों को आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा, आप उससे आइडिया लगा सकते हैं। देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज आती है, मुझे कम से कम 2 चाहिए, तो मैंने एक रे बना दी जो डायरेक्ट आ रही है इसी के अलोंग, किसके, इस प्रिंसिपल एक्सिस के, और आपको पता है इस केस में इसका डेविएशन नहीं होगा, ये सीधी चली जाएगी। और दूसरी रे मैंने यहाँ पर बना दी इस तरह से, इसके सरफेस पे भी कहीं सेम एज इट इज मैंने यहाँ बनाया, एक रे आपको पता है सीधी चलेगी। ये दूसरे का भी रिफ्रैक्शन मैं अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर के अंदर। इसी तरह से नेक्स्ट डायग्राम की बात करूँ तो एक रे ये सीधी मैं बना देता हूँ और दूसरी रे हम इस तरह से दिखा देते हैं। तीनों डायग्राम के अंदर मैंने इंसिडेंट रेज बना दी है, इस डायग्राम में भी इसमें भी। इसमें ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसका नाम मैं लेटर से एन रख देता हूँ। यहाँ पर भी ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, मैंने नाम एन रख दिया। और थर्ड के अंदर भी सेम सिमिलर हम ऐसे करेंगे, इस पॉइंट का नाम मैंने एन रख दिया। अब ये जो पॉइंट है यहाँ मुझे नॉर्मल बनाना है, ताकि तभी तो पता लगेगा ये रे किधर बेंड होगी। नॉर्मल की टुवर्ड्स अवे वो हमें कब पता लगता है, जब हम वहां पर नॉर्मल बनाए। और नॉर्मल बनाना मैं बोलता हूँ सबसे आसान है। क्या करना होता है, आपको बस सी पॉइंट को उस पॉइंट से मिलाना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से उस लाइन को मिलाना है, तो आपके पास नॉर्मल आ जाता है। इसी तरह से सी को मैंने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से मिलाया, ये हमारे पास नॉर्मल आ गया। सेम एज इट इज तीसरे डायग्राम में देखिए, सी को मैंने उस पॉइंट से मिलाया, हमारे पास नॉर्मल आ गया। अब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस दिखा दूं तो ये यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है बच्चों आई। बाकी डायग्राम्स में बनाऊं, देखो इसमें ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, और इस डायग्राम में ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो हमने आई बना दिया। अब पहले डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से समझना कि इस फर्स्ट डायग्राम के अंदर ये हमारी इंसिडेंट रे है बच्चों, क्या वो ऐसे सीधी जाएगी? नहीं, वो सीधी नहीं जाएगी, क्योंकि रेयर से डेंसर जाती है, बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, वो नीचे बेंड हो जाएगी। तो इस तरह से उसकी कुछ बेंडिंग मिलेगी हमें, ये मैं दिखा देता हूँ, ये बेंडिंग इधर की तरफ आ गई। अब ये इंसिडेंट रे है, ये भी इंसिडेंट रे है, ये दोनों इंसिडेंट रे थी ना, ये मान लीजिए नंबर 1 है, नंबर 2 है। तो नंबर 2 वाली तो सीधी चली गई, नंबर 1 वाली बेंड होके इधर जा रही है। क्या नंबर 1 रिफ्रैक्टेड रे और नंबर 2 रिफ्रैक्टेड रे क्या कभी मिलेंगी? आपने ये लिखना नहीं है IR1 IR2, ये सब मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको कि ये वाली रे जब आगे कंटिन्यूसली जाएगी बेटा, इस तरह से अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये भी आगे जाएगी, और अगर मैं इस डायग्राम को कंप्लीट करूं, इस रे को भी दिखाऊं, ये भी आगे जाएगी। आप देखोगे दोनों जाके एक पॉइंट पे एक्चुअली मिलेंगी। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा हुआ इमेज। ये दूसरे डायग्राम में देखें तो भाई एक रे ये तो सीधी जा रही है, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, दूसरी रे ये गई। अब यहां से मैं बनाता हूं बेटा, क्या वो रे ऐसे सीधी जाएगी? नहीं, आपको पता है कि जब रेयर से डेंसर जाना है तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, लेकिन कितना, थोड़ा बहुत इधर बेंड होगी, लेकिन अभी भी ये नीचे नहीं गई कि ये वाली रे और ये मिल जाए। तो मैंने क्या किया, इनको बैक में ड्रॉ किया। बैक में ड्रॉ करते हैं जब भी आपको पता है डॉटेड लाइन बनाते हैं, तो मैंने यहाँ पर एक डॉटेड लाइन बना दी किसकी, इस फर्स्ट वाले केस की, और दूसरे का भी डॉटेड लाइन बनाना है बच्चों, तो मैंने इसको भी डॉटेड लाइन से दिखा दिया। और अगर आप इन डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये दोनों डॉटेड लाइन यहाँ पर मिली, तो ये बन गई इमेज। लेकिन ये डॉटेड लाइन से बनाई है तो आपको पता है ये कौन सी इमेज हुई, ये वर्चुअल इमेज हुई। इसी तरह से तीसरे डायग्राम में अंदर देखें अगर आप,
तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस था। हम यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे दिखाएंगे बच्चों। रिफ्रैक्टेड रे क्या ऐसे सीधी जाएगी? नहीं, वो भी क्या होगा आपको पता है, रेयर से डेंसर बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, वो थोड़ी इधर बेंड हो गई। और जब इधर बेंड हुई तो इसको मैं बैक में ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि एक्चुअल में तो ये दोनों मिलेंगे नहीं। इनको जब मैंने बैक में ड्रॉ किया तो बेटा ये यहाँ कहीं आ रही है, और इस ट्रे को मिलाया ये भी यहाँ आ रही है, तो दोनों मिलके यहाँ बना देंगे इमेज। अब तीनों डायग्राम को बनाना बहुत आसान है। अब एंगल्स को दिखाना है। देखिए बच्चों, ये एंगल भी तीनों में कॉमन होंगे। आई एंगल आपको दिख रहा है, बिल्कुल रिफ्रैक्टेड एंगल, यानी ये रहा। यहाँ पर इसको मैं आर ऐसे लिख देता हूँ। ये आई एंगल है, ये हमारा एंगल आर है। इस डायग्राम में देखिए ये एंगल आई है और ये एंगल हमारा आर है। इनके अलावा मुझे कुछ और एंगल्स भी चाहिए होंगे। ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाता है उसको अल्फा नाम दो, इमेज जो एंगल बनाएगी उसको बीटा नाम दो, और जो सेंटर बनाएगा उसको गामा नाम दे दो। देखो, ऑब्जेक्ट ने एंगल बनाया अल्फा, इमेज ने बनाया एंगल बीटा, सी ने जो बनाया गामा। ऐसे ही तीसरे डायग्राम में देखें, अल्फा, बीटा और गामा, ये हमें सभी में करना है। एक और स्टेप है जो कॉमन, स्मॉल अपर्चर होता है तभी ये हम कर सकते हैं। तो अगर स्मॉल अपर्चर है तो मैं क्या करता हूँ, इस एन पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ बिल्कुल यहाँ पर भी ड्रॉ करता हूँ, और इस तीसरे डायग्राम के अंदर भी मैं कर देता हूँ ड्रॉ। अब होगा क्या, इस परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से हमें बेनिफिट क्या मिलेगा बच्चों? बेनिफिट ये मिलेगा कि ये जो पॉइंट है जहां पर ये मिला, ये और पी पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है, हम दोनों को सेम ले सकते हैं। ऐसे ही ये दोनों पॉइंट ऑलमोस्ट हम सेम ले सकते हैं, और इस डायग्राम के अंदर मैं बात करूं तो ये दोनों पॉइंट ऑलमोस्ट सेम ले सकते हैं। ये सिर्फ वैलिड है स्मॉल अपर्चर के लिए, और हम वही कर रहे हैं। ठीक, आपको थोड़ी देर में डेरिवेशन में पता लग जाएगा कि ऐसा लेने से बेनिफिट क्या मिला। तो ये तीनों डायग्राम दिखने में अलग है, लेकिन इनका बनाने का तरीका, एंगल वेंगल सब सेम है। अब हम डेरिवेशन पे चलते हैं। एक कॉमन तरीका होगा डेरिवेशन का, लेकिन सब में एप्लीकेबल है तीनों डायग्राम में, और सेम आंसर हमें मिलता है। एक चीज और दिखाना चाहूंगा बच्चों, इस डायग्राम में देखिए ऑब्जेक्ट हमारा ये है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको मैं यू लिखता हूँ वो हमारा ये है, और लेफ्ट में है। बाद में हम इसको नेगेटिव लेंगे, मैं यहाँ थोड़ा लिख देता हूँ आइडिया के लिए। जो इमेज बन रही है वो आप अगर देखें तो वो राइट साइड में बन रही है, तो वी हमारा राइट साइड में है, इसको हम पॉजिटिव लेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो तो पी से सी डिस्टेंस है आर, ये हमारा राइट साइड में है, तो इसको भी पॉजिटिव लेंगे। इस डायग्राम में ऑब्जेक्ट हमारा ये लेफ्ट में है, तो माइनस का यू लिख देता हूँ एक बार, बाद में साइन पुट कर देंगे। इमेज भी इधर बन रही है, तो v को भी मैं नेगेटिव लूंगा, बट r जो है वो हमारा पॉजिटिव होगा। तीसरे डायग्राम का तुम अपने आप गैस कर सकते हो, तीनों ही लेफ्ट में, तीनों ही माइनस के होंगे। चलिए डेरिवेशन के पार्ट पे आते हैं हम। तो हमने कॉन्वेक्स का फर्स्ट केस लिया, रियल इमेज वाला, जो फर्स्ट डायग्राम था। ऑब्जेक्ट हमारा रेयर साइड में है, देखिए ये रहा। एंगल्स मैं बना देता हूँ, ये आप देख रहे होंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा लिखते हैं, इमेज का एंगल हम बीटा लिखते हैं, आपको पता होगा, और सी का एंगल हम गामा लिखते हैं। क्लियर? अब हमें क्या करना है, जिस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हो रहा है वहां स्नेल्स लॉ यूज करना है। तो आपको पता होगा साइन आई बाई साइन आर क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, देखो बहुत ही सिंपल सा तरीके से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 यानी जो रेयर साइड है, और इस साइड एंगल जो है वो आपको पता है साइन ऑफ आई है, इज इक्वल्स टू n2 इंटू साइन ऑफ आर, ये आपको पता है। या फिर साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू आप n2 बाई n1 भी लिख सकते हो, किसी से भी लिखो, दोनों सेम तरीके हैं। अब आपको पता है भाई सर अपर्चर जो उठा है, तो हम साइन आई को आई लिख सकते हैं, साइन आर को आर, और टेंजेंट थीटा को थीटा लिख सकते हैं। तो क्यों ना मैं इसको n1 इंटू आई इज इक्वल्स टू n2 इंटू आर लिख दूं, और एक बार मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूं। अब सर हमें करना क्या डेरिवेशन में? भाई हमें एक इक्वेशन बनानी है u v r n1 n2 की टर्म में। अब यहाँ n1 n2 तो इक्वेशन नंबर 1 में दिख गया, लेकिन बाकी चीजें नहीं दिखी। यहाँ तो i और r है, एंगल्स के टर्म में है, तो हम इसको चेंज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इस i और r की वैल्यू चाहिए। तो मैंने ट्रायंगल कंसीडर की, जरा ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल ONC, ये जो ट्रायंगल है ONC, इस डायग्राम में अल्फा और गामा ये दोनों इंटीरियर एंगल हैं, और आपको पता होगा इंटीरियर एंगल्स का सम एक्सटीरियर के बराबर होता है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि अल्फा प्लस गामा का सम एंगल आई के इक्वल है। इसी तरह से मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ NIC, इसके अंदर इंटीरियर एंगल्स आर और बीटा है, तो आर प्लस बीटा गामा के इक्वल होगा। तो यहाँ से r जो आएगा वो आएगा गामा माइनस बीटा। ये दोनों वैल्यू में इक्वेशन में पुट कर देता हूँ 1 में, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, तो आ जाएगा n1, और यहाँ लिखा मैंने i की वैल्यू अल्फा प्लस गामा, और मैंने यहाँ लिखा n2, यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर देते हैं, r की वैल्यू क्या है गामा माइनस बीटा। अब सर होगा क्या भाई, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल लो।
कैसे निकालो? अगर आप देखें यहाँ अपर्चर छोटा है तो यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर सब में कॉमन आ जाएगा। अगर अल्फा निकालोगे तो यहाँ से टेंजेंट लगा सकते हो, गामा निकालना है यहाँ से टेंजेंट, बीटा निकालना है यहाँ से टेंजेंट, ईजी हो जाएगा इस तरह से। और आपको पता है एंगल छोटे हैं तो क्यों ना मैं इसको टेंजेंट की टर्म में लिख दूं, अल्फा को मैं टेंजेंट अल्फा लिख दूं, लिखा जा सकता है, ये मैंने अजम्पशन बता दिया आपको। गामा को लिखूं तो मैं इसको टेंजेंट ऑफ गामा लिख देता हूं, इसी तरह से सभी को लिख देता हूं n2 एज इट इज, ये टेंजेंट ऑफ गामा माइनस टेंजेंट ऑफ बीटा, सबकी वैल्यूज ट्रायंगल से निकाल लेते हैं। n1 एज इट इज है, टेंजेंट अल्फा निकालना है, परपेंडिकुलर विच इज nm, इस डायग्राम से जो देख रहे हो, डिवाइड बाय m से लेके o डिस्टेंस है, प्लस टेंजेंट ऑफ गामा, गामा निकालना है तो nm, अगेन इसमें भी परपेंडिकुलर है, बेस है m से लेके c डिस्टेंस, इज इक्वल्स टू n2 टेंजेंट अल्फा अभी लिखा हमने nm बाई mc, माइनस टेंजेंट बीटा, उस पर भी परपेंडिकुलर देखो तो nm ही है, लेकिन जो डिस्टेंस है बेस का वो है mi। nm कॉमन है बच्चों, यहाँ से मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि यहाँ से कॉमन लेफ्ट राइट दोनों से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आया n1 बाई mo प्लस n1 बाई mc इज इक्वल्स टू n2 बाई mc, और हमारे पास इधर आया n2 बाई mi। अब ये वैल्यूज पुट करनी है, आपको शायद पता होगा कि m से लेके o भी हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, लेफ्ट में है तो माइनस का u, m से लेके c ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, राइट साइड में है तो प्लस का r, m से लेके i ये इमेज का डिस्टेंस है, राइट साइड में तो प्लस, ये तीनों वैल्यूज पुट कर दो तो n1 बाई माइनस का u प्लस n1 बाई mc जो कि है प्लस का r इज इक्वल्स टू n2 बाई v, हाँ v आएगा, नहीं सॉरी mc है, तो ये n2 बाई r माइनस n2 बाई v। चलिए इसको हम आगे सोल्व करते हैं। तो मैंने इसको थोड़ा सा फर्दर लिखा, n1 बाई माइनस का u एज इट इज था। अगर आप देखें तो ये जो ये वाली टर्म है n1 वाली, मैं इसको राइट साइड में लेके जा रहा हूँ और ये n2 वाली इधर लेके आ रहा हूँ, तो प्लस में, क्योंकि उधर लेफ्ट में वो माइनस था तो इधर प्लस आ गया, v इज इक्वल्स टू यहाँ आ जाएगा आपके पास n2 बाई आर माइनस n1 बाई आर। अगर इसमें से कॉमन निकालना है, वैसे ये फॉर्मूला इतना भी ठीक है, अगर कॉमन निकालना है तो n1 बाई माइनस का u प्लस n2 बाई v इज इक्वल्स टू एलसीएम इन दोनों का r आएगा, ये बना n2 माइनस n1। तो ये जो फॉर्मूला बना यही हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला है जो हमें ड्राइव करना था। इसका मतलब अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है रेयरर साइड में रखा हुआ है, एक कॉनकेव मिरर सॉरी कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, चाहे कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, चाहे रियल इमेज बन रही है, चाहे वर्चुअल बन रही है, ये फॉर्मूला सबके लिए वैलिड है। u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, v इमेज का डिस्टेंस, r रेडियस ऑफ कर्वेचर, n1 रेयरर साइड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, n2 डेंसर साइड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये फॉर्मूला सभी केसेस के लिए वैलिड है जब हम ऑब्जेक्ट को रेयरर में रखें। यानी आप ये तीन केसेस आप देखें जरा, ये दो केस जो हैं, ये एक केस, ये सभी के अंदर वैलिड है फॉर्मूला। ये कौन सा, n1 बाई माइनस यू प्लस n2 बाई वी इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बाई आर, ये सभी के लिए वैलिड है। ध्यान रखना, आप बोलेंगे सर डायग्राम सबके अलग है, सबके एंगल अलग तरीके से लिखे जाएंगे जब आप आई और आर की वैल्यूज पुट करेंगे, और फिर जब उनकी आप वैल्यूज पुट करेंगे तो साइन के साथ पुट करोगे, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, मेथड ये सेम लगाना है जो हमने इसके अंदर किया। ओके चलिए, अब दूसरा सिचुएशन, ये यहां तक तो ठीक आ गया समझ। लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं हमने ऑब्जेक्ट को डेंसर साइड में रख दिया, जैसे यही सेम कॉन्वेक्स है लेकिन ऑब्जेक्ट आप देखो कहां है, डेंसर साइड में, ऐसी सिचुएशन में फॉर्मूले में क्या करना है, आपने n1 को रिप्लेस कर देना है n2 से, और n2 को रिप्लेस कर देना है किससे, n1 से। तो ये जो फॉर्मूला ड्राइव किया देखो, इसकी जगह n2 लिखो, इसकी जगह n1 लिखो, ये भी इंटरचेंज कर दो, आप देखो आपके पास एक और फॉर्मूला आ गया, क्या, n2 बाई माइनस ऑफ u प्लस n1 बाई v इज इक्वल टू n1 माइनस n2 बाई r। ये फॉर्मूला कब है, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, इन डेंसर। और बेटा ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, इन रेयरर। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपको, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीपल टाइम पूछा है, और इसका यूज़ भी होगा। मैं आपको बता दूं किसके अंदर, हमारे नेक्स्ट टॉपिक यानी जो लेंस मेकर फॉर्मूला या लेंस फॉर्मूला है उसको ड्राइव करने में, इसलिए अच्छे से याद करना, नेक्स्ट वीडियो में इसका बहुत यूज़ है। चलिए क्वेश्चन लगा लेते हैं, आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन, ये बहुत ईजी है, इस फॉर्मूला पे बेस्ड है। आपसे कहा कोई एक पॉइंट सोर्स से लाइट आ रही है, तो मतलब हम पॉइंट ही तो पढ़ रहे हैं, और वो हवा एयर से आ रही है, एयर से आ रही है तो मतलब जो फर्स्ट मीडियम है जिसको हम रेयरर बोलते हैं बच्चों, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ले लूंगा। एक स्फेरिकल सरफेस पे आके गिरती है, वो भी ग्लास से बना है, तो यानी दूसरा मीडियम आपको दे दिया जो डेंसर वाला है बच्चों, कितना,
1.5 दे दिया। आपको गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखो प्लस का ही गिवन है क्योंकि हमें बता ही नहीं रखा कॉनकेव कॉन्वेक्स कौन सा है, तो प्लस ही लेना पड़ेगा। और आपसे बोला कि जो ग्लास डिस्टेंस है ना उसका u वो आपको 100 दे दिया, और आपको पता है बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में रखते हैं तो माइनस का लेंगे। आपसे बोला इमेज कहाँ बनेगी, आपसे v पूछ लिया। अब क्वेश्चन आता है कि फॉर्मूला लगाएं कौन सा। लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, मतलब वही रेयरर टू डेंसर वाली कंडीशन है। तो अगर ऐसा है तो हम गिवन जो चीज़ें हैं वो सब पहले लिख लेंगे, ठीक है, जो भी है गिवन हम लिख लेंगे। अब फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लगाता हूँ, तो आपको शायद फॉर्मूला पता है, n1 बाई माइनस ऑफ यू प्लस n2 बाई वी इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बाई आर। तो n1 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 1 डिवाइड बाई माइनस u की वैल्यू है माइनस का 100 प्लस n2 विच इज़ 1.5, v हमें नहीं पता कैलकुलेट करना है, n2 1.5 है, n1 1 है, r हमें क्वेश्चन में 20 गिवन है। तो इसको सोल्व करके हम v कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चीज़ जो याद रखने वाली है बच्चों आपको, कि जब भी आप ये फॉर्मूला लगाते हो, इवन रे ऑप्टिक्स का कोई भी फॉर्मूला लगाते हो, आपको जो चीज़ कैलकुलेट करनी होती है उसका साइन पुट नहीं करना, क्योंकि कैलकुलेशन से आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, और बाकी जो भी गिवन है उनका साइन पुट करना है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर साइन तो हमने ऑलरेडी पुट कर दिया था, वो आपने डेरिवेशन के टाइम किया था, सिचुएशन के अकॉर्डिंग था, बट न्यूमेरिकल करते टाइम आपने फिर से सबके साइन यूज करने हैं इन फॉर्मूला के अंदर। एक चीज के साइन पुट नहीं करने, किसके, जिसको कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ v को कैलकुलेट कर रहा था तो इसका साइन पुट नहीं करना। ज्यादा दिमाग मत लगाना। कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर हमें ऑलरेडी पता है v तो राइट में बन रहा है, लेफ्ट में बन रहा है। अभी मत दिमाग लगाओ, v जो फाइनल आंसर आएगा वो डिसाइड करेगा, ठीक है। आपने यहाँ साइन पुट नहीं करना। तो आप वैसे इसको सोल्व करेंगे, जब आप चेक करेंगे बेटा इसका आंसर आता है आपका 100 सेंटीमीटर प्लस का। इसका मतलब अब आप एग्जैक्टली बता सकते हो कि इमेज राइट साइड बन रही है 100 सेंटीमीटर पे। तो बच्चों इस तरह से आपका ये जो चैप्टर का ये पार्ट है कंप्लीट होता है, जिसमें हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी, खासकर टीआईआर का कॉन्सेप्ट और ये डेरिवेशन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक सो वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो का पार्ट आगे यूज़ होगा, इसलिए इसका कनेक्शन नेक्स्ट वीडियो के साथ है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, क्योंकि हम उसमें लेंस मेकर फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं, उसके बहुत सारे स्पेशल केसेस। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।